जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं वेलकम करता हूं आपको हमारे इस न्यू बैच फॉर द सेल टैक्स के लिए। आई एम योर मेंटोर। बेसिकली थोड़ा सा यू हैव टू वेट, कुछ आपको चंद मिनट वेट करने पड़ा। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा मैसेज की उनकी तरफ से आ रहा था, तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ऐसा सा चीज़ें हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, हम इस कोर्स का बाकायदा से आगाज करते हैं और आपको थोड़ा सा हम थोड़े से रूल्स, थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हैंड रेज कर सकते हैं। दरम्यान में कोई आपको सवाल पूछना है तो अगर हम प्रोसेस के एक फ्लो में चल रहे हैं तो पॉसिबली हमारा एंड पे एक सेशन होगा कम्प्रीहेंसिव सा। आप एक डिटेल से उन अपने सवालात कर सकते हैं। अपने कंसर्न को भी जो भी होंगे मैं आपको एड्रेस करूंगा, कोशिश करूंगा अनलेस के जब तक आपके तमाम सवालात के जवाब जो है वो मैं नहीं देता तो हमारा सेशन भी क्लोज नहीं होगा। कुछ लोग लेट ज्वाइन करते रहेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपना हवाले से बता दूंगा और कुछ हम अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से। बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कोर्सेज कंडक्ट करवा रहा है। आवाज का इशू आ रहा है। ऐसा है कि सबको अगर ये इशू आ रहा है तो फिर तो मेरी तरफ से इशू हो सकता है। अगर आप में से बाकी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर और क्लियर आ रही है, स्ट्रेंथ 5 आ रही है, तो मैसेज कर दें कि इस ओके। मुझे अगर तो ठीक आ रही है। इसका मतलब ये ये है कि आवाज नहीं आ रही है। आप इसको ना एक दफ़ा ऐसा करें, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, अपने माइक को चेक करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास के अंदर आपको एक साउंड किस्म की और एक सॉलिड आवाज़ आपकी तरफ जा रही हो, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो बाकियों के लिए बस मैसेज में मेंशन कर दें। तो वाइस म्यूट माय अकाउंट, वॉइस इज क्लियर, तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। काइंडली जो पर्सन को इशू आ रहा है वो अपना माइक चेक कर लें, अपना इंटरनेट चेक कर लें। जी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसके। जी हमारा इंस्टीट्यूट के हवाले से मैं बात कर रहा था। हमारा जो इंस्टीट्यूट है डिफरेंट मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर रहा है। इन कोर्सेज के अंदर पाकिस्तान टैक्सेशन सर्टिफाइड टैक्स कोर्स भी शामिल है। सेल टैक्स का जो कोर्सेज हैं, इसके अलावा यूएस टैक्स प्रिपेयर के कोर्सेज भी हैं और यूए के टैक्स जो टैक्सेशन के हवाले से भी कोर्सेज शामिल है। लेकिन क्योंकि आज सेल टैक्स का सेशन है, ये हमारा ओरिएंटेशन क्लास है फॉर द सेल टैक्स। अगर मैं सेल टैक्स के हवाले से बात करूं तो सेल टैक्स, अगर हम पूरी हमारी इकोनॉमी सेटअप्स की बात करूं तो ये एक बैकबोन की हैसियत रखता है। हेडफोन। बैकबोन की अगर हम बात करें तो बैकबोन मतलब कि अगर दिस इज ऑल टैक्सेस के अंदर अगर इसका पोर्शन 20% है, लेकिन इसकी वर्थ वाइज ये एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही रेलेवेंट है। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग किसी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं और उनके टैक्सेशन से हवाले से सेल्स टैक्स के हवाले से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस कोर्स का, इसकी वर्थ का अंदाज़ा जो है ना आपको साथ साथ भी होगा। जो लोग ऑलरेडी कुछ, मैं इस पूरे कोर्स में स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं इस कोर्स के अंदर चीज़ों को जानते हैं। कुछ ना कुछ उनकी बेसिक टेक्नोलॉजीज, बेसिक टैक्सेशन के हवाले से उनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है। एम आई राइट अबाउट दिस कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चीज़ों के बारे में मौजूद है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल राइट, यू आर राइट सर। जी जी हाँ। एग्जैक्टली। जी हाँ। जी तो हाँ। जी इस पे इसका फिर इसका ये है कि हम बहुत ही फाउंडेशन बेसिक लेवल पे नहीं जाएंगे। विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द थिंग्स कि हम चीज़ों को डायरेक्टली कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली कोशिश करूंगा कि हम रेलेवेंट बात करें। ठीक है, इंस्टीट्यूट के बारे में बता चुका हूँ। मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। बेसिकली आई एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आई हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, अबाउट 12 years of experience in practically in taxation और कॉर्पोरेट मैटर के अंदर। मैं डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक हाई लेवल्स के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। करंटली बेसिकली आई एम मेंटोर इन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, और मैं आपको ये कोर्सेज कंडक्ट कर रहा हूँ। बाकी हम बहुत सी चीज़ें साथ साथ भी डिस्कस कर लेंगे। हमारी जो मेरी प्रोफाइल के बारे में आई विल शेयर आल्सो माय प्रोफाइल, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अच्छा चलें जी, ये हम डायरेक्टली कुछ चीज़ें से हम डायरेक्टली चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज ऑलरेडी मौजूद होगा। मैं यज्यूम यही कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि यज्यूम यही कर रहा हूँ कि यू नो लॉट ऑफ अबाउट द लॉट
टैक्सेस के बारे में जानते हैं। आज हमारा बेसिकली स्कोप है, हम सेल टैक्स को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर हम टैक्सेस के बारे में जो पढ़ चुके हैं, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, हल्का सा ओवरव्यू हल्का सा लेते चलते हैं, लेकिन बट क्योंकि एक रिदम सा हमारा भी डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें या इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अगर हम देखें कि आपके पास जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, आपके इंडिविजुअल पे जो टैक्सेस हैं, वो नॉर्मली हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली जो है इंडिविजुअल या जो कॉर्पोरेट पे करता है, वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि आज हम एक इनडायरेक्ट टैक्स के केसेस को टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन और चीजें थोड़ा मेरे नजदीक इसको बताना थोड़ा जरूरी है। अगर थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवालात भी हो, तो आप साथ साथ पूछते जाइएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसको लिख चुका हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली हमारा जो सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, इसी तरह से रेगुलर, तो कुछ जो हमारे टैक्सेस हैं जो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। तो इनमें से मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा वक्त इस पे जाया नहीं करूंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत से कंसेप्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब जब हम सेल टैक्स की बात करते हैं, तो सेल टैक्स हमारी सर्विसेज पे ही है, भी हैं और हमारी गुड्स पे भी हैं। ये चीजें कितने लोग जानते हैं सर्विसेज और गुड्स के हवाले से, सप्लाईज के हवाले से? जी सर, जानते हैं सर। गुड्स पे जो सर 18% होता है, और सर सर्विसेज पे डिफरेंट होते हैं, 15% भी होता है, 16 भी होता है सर। तो यहाँ पे थोड़े से मेन डिफरेंसेस बताता चलता हूँ। देखिए, जब हम सेल टैक्स की बात करेंगे तो हम इसकी नॉर्मली जो इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो हम फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद द टाइम हैज बीन अलॉटेड कि हम 3 मंथ्स के अंदर इंडिविजुअल 3 मंथ्स का टाइम हमें इंडिविजुअल के केस के अंदर, यूपी के केसेस के अंदर और कंपनीज के केसेस में 31 ऑफ दिसंबर तक हमें टाइम अलाउ होता है और हम वन टाइम रिटर्न फाइल करते हैं। बट सेल टैक्स के केसेस के अंदर हमारे पास 12 मंथ, हमें मंथली बेसिस पे टैक्स फाइल करना होता है। ठीक है, और इसकी फर्दर हम सेग्रीगेशन की तरफ जाएं तो इसके अंदर जो सर्विसेज, हम कुछ जो सेल टैक्स है, हम उसको अगर डिवाइड करें 2 पार्ट्स के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज नॉर्मली। सर जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। जी सर, मैंने हैंड भी रेज किया हुआ था। सर, मुझे जानना ये है कि जब आपने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये सेल्स टैक्स अगर किसी कंपनी के ऊपर लग जाए, किसी रिटेलर के ऊपर लगे, तो उसके ऊपर तो ये डायरेक्ट है, उस वक्त तो ये इनडायरेक्ट नहीं होगा। देखिए, और अगर मैं सेकंड चीज ये कि ये प्रोविंस के ऊपर आपने इसमें लिखा हुआ है कि सर्विसेज वाला है, जबकि फेडरल में आपने लिखा है गुड्स वाला भी और सप्लाईज वाला भी है। सप्लाईज को गुड्स को ही कहते हैं हम जी। बाकी जहां तो तक सर, आपकी सवालात का प्रोविंस में सिर्फ सर्विसेज पे है? जी, प्रोविंसेस में सिर्फ सर्विसेज पे टैक्सेस मौजूद है। ये हम देखेंगे भी, आपने देखा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो सर्विसेज पे टैक्स कलेक्ट करती है। इसी तरह से सिंध रेवेन्यू बोर्ड है। आप मुझे इस क्लास को कंटिन्यू करने दें, आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, आज जो हम कंसेप्ट देने जा रहे हैं आपको, जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इट विल ओपन योर स्पेक्ट्रम, जो है ना, आपका जो विजन है ये ओपन कर देगा। ठीक है, देखिए, मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं आपको जस्ट एक ये चीजें ऐसा है कि वर्बल चीजें बताता जाऊं। हम ऐसे सिनेरियोस को देखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, और ये जो टैक्सेस है ना, मैं रेलेवेंट चीजों की तरफ जाऊंगा। हो सकता है कि इस क्लास के जब एंड पे आप जाएं तो आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के जो है वो आंसर भी आपको मिल जाएंगे, और फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमारा जो सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का, उसके अंदर मैं आपके तमाम सवालात के जवाब भी दे दूंगा, और आप उसमें जितने मर्जी सवालात कर सकते। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, ठीक है जी, थोड़ा सा हमें टाइम दे। गुड्स का की बात करते हैं तो ये फेडरल का इस्तेहकाक है जी। फेडरल का इस्तेहकाक क्यों है? और सर्विस में हम इनविजिबल गुड्स भी कहते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स। हम जब इंडस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो हम एक चीज को मल्टीपल नेम्स के साथ कॉल करते हैं। जैसे अभी भाई ने कहा गुड्स, तो सर सप्लाईज, गुड्स एंड सप्लाईज का मतलब है कि फिजिकल गुड्स, वो तमाम गुड्स जो फिजिकली यू कैन टच एंड सी। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर के अंदर जिसे हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, इनविजिबल गुड्स भी कहते हैं, मीन कि हम इनके अंदर वो तमाम सर्विसेज गुड्स, यानी कि इन्हें गुड्स भी कहा जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। तो हमारी जो हमारा लैंग्वेजेस का है नॉलेज, उसके अंदर वोकैबुलरी, वो भी हमारी थोड़ी साथ साथ बढ़ेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज, तो असल में यहाँ बात क्या है कि सर ये कैसे क्यों है कि जो सर्विसेज हैं वो प्रोविंसेस लेवल का इस्तेहकाक है, और जो गुड्स पे है ये फेडरल लेवल का। तो देखिए जी, 18th अमेंडमेंट 2010 के अंदर, जब जरदारी साहब के दौर के अंदर फेडरल और प्रोविंसेस के
जो उनके इस्तेहकाक था, उनको ये राइट दे दिया गया था। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप इनको राइट दे दिया गया कि तो जो सूबे हैं वो अपने लेवल पे जो सर्विसेज सेक्टर है और उनको बहुत से जो चीज जो है सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो सूबों के इस्तेहकाक के तौर पे दे दिया गया था। ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है जी। तो प्रोविंस और फेडरल लेवल की जब हम बात करते हैं, हाँ, इनके सवाल का मैं एक और जवाब देना चाहूंगा। यहाँ पे जो फेडरल लेवल पे गुड्स एंड सर्विस का है, लेकिन अगर हम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात करें तो उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो भी उसको भी एफबीआर के साथ ही रजिस्टर्ड होना है। लेकिन सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें, प्रोविंसेस लेवल की बात करें, तो उन्हें इनकी रेलेवेंट अथॉरिटीज, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, सिंध के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, इसी तरह से केपी रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसी तरह से बलूचिस्तान, ठीक है, रेवेन्यू अथॉरिटीज है। तो इसी तरह से इनका जो सहकाक है उनके ऊपर, सर्विसेज के ऊपर जो है वो सूबों को चला गया। लेकिन अगर फेडरल में अगर आप कोई सर्विसेज कर रहे हैं तो भी आपको एफबीआर के साथ ही रजिस्टर्ड होना है। तो ये चीजें मैं यहां तक आपको क्लियर कर रहा हूं। अच्छा, जो एक और डिफरेंस जो हमने आपसे डिस्कस किया कि ये मंथली रिटर्न्स आप फाइल करते हैं सेल टैक्स के अंदर, आपको पता है जो मेन डिफरेंसेस थे। तो इसके अलावा कुछ डिफरेंसेस और मैं आपको बताता हूं। देखिए, सेल टैक्स के अंदर जो सेल टैक्स है इसके ऊपर आपको रेट्स कैसे गिवन होंगे। नॉर्मली आपको मेजॉरिटी 18% रेट आपका गिवन है। इसमें रिड्यूस रेट भी हैं, रिड्यूस रेट्स हैं, मीन 18 से लेसर देन 18 होंगे। हाई रेट्स भी होंगे। हाई रेट्स का मतलब है 18 से प्लस भी आपकी कुछ आइटम्स होंगी जिनके ऊपर। इसके अलावा जीरो रेटेड भी होंगी, जीरो रेटेड भी गुड्स हैं और आपकी एग्जम्प्ट गुड्स भी हैं। ये हाई रेटेड है, कुछ चीजें एसआरओ के थ्रू मेंशन्ड है। जैसे मैंने हाई रेट बताया 18 से जो 25% तक है, एसआरओ 297 के अंदर इसके रेट्स गिवन है। तो यहां आपको डिफरेंस बताने का पर्पस ये है कि नॉर्मली आपका जो एक रेट है सेल टैक्स के अंदर, वो आपका बेस क्या करता है, किस बेस पे करता है कि आपका एक खास रेट के ऊपर और एक फॉर्मूला के तहत बेस करता है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर आपका जो रेट्स हैं आपके डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर डिफरेंट आपकी कैटेगरीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली रेट गिवन है। जब आगे आपको पढ़ाता हूं तो ये चीजें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। तो यहां तक जो मैं आपको बात अभी तक बता चुका हूं कि जो सेल टैक्स ऑन गुड्स वो फेडरल का इस्तेहकाक है, और अगर वो सर्विसेज फेडरल के अंदर दे रहा है तो यहां पे मैं ये इस पोर्शन के अंदर गवर्निंग लॉ सेल टैक्स एक्ट है तो फेडरल। इसके अलावा जो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑर्डिनेंस के तहत भी जो सर्विसेज हैं वो भी एफबीआर के थ्रू ही रजिस्टर्ड होता है। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट्स हैं, इसमें एग्जम्पशंस भी हैं, रिडक्शंस भी हैं, ये हम आगे जाके कवर करेंगे। कुछ बुनियादी डिफरेंस है वो हम साथ साथ जब हमारे कोर्स का आगे मूव करेगा तो हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। स्कोप है, मैंने आपको बताया गुड्स तक और कुछ सर्विस तक भी अभी इसके अंदर आती हैं, लेकिन वो कैपिटल के अंदर आती है। तो हम कलेक्शन कहाँ होती है सेल टैक्स की जी, ये आप अगर इंपोर्टर हैं, देखिए यहां हम एक और आगे चीजें बड़ी कैटेगोरिकली डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन की। ये नीचे मैंने डिटेल से भी मेंशन किया। अगर हम सप्लाई चेन की बात करें, सप्लाई चेन के अंदर आपके इंपोर्टर है, इंपोर्टर से सपोज ये मैन्युफैक्चरर्स है, हो सकता है कि इंपोर्टर से सपोज वो होलसेलर होलसेलर को सेल कर दे। तो ये पूरी जो एक चेन है जिसमें सपोज डीलर हो सकता है, डीलर है, आपका होलसेलर है, होलसेलर के बाद अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपका रिटेलर है, रिटेलर्स में भी आपके टीयर वन और टीयर 2 के रिटेलर्स हैं, और अल्टीमेटली कंज्यूमर। तो यहां तक रिटेलर तक आपकी सप्लाई चेन होती है। तो सप्लाई चेन पर टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, किस तरह से कलेक्शन होती है, हम तमाम पैटर्न को समझेंगे आज। सेल टैक्स को यहां समझाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्पस आपको यह है कि हमारे जो सेल टैक्सेस हैं, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारा जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये यानी कि आप ये समझ लें कि रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि ये इकोनॉमी आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर काइंडली थोड़ा सा माइक अगर हम म्यूट रखेंगे तो मेरे लिए, जब आपको सवाल करना हो तो प्लीज यू कैन रेज हैंड, अदरवाइज प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दें। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों के जवाब मैं जरूर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अपना माइक चेक कीजिएगा। देखें हमने तो अपना इसको प्रॉपर्ली चेक किया हुआ है, बाकी सब लोगों को आवाज बेहतरीन आ रही है, इनका कोई प्रॉब्लम है नेट का या कोई और चीज हो सर सकती है? माइक मेरा बिल्कुल ओके, बीच में कट ऑफ हो गई। जी चलिए प्लीज अपना Net माइक issue
अपना माइक्रो इंटरनेट लास्ट में आप चेक करें प्लीज। ये चेक है। चलें प्लीज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें ताकि थोड़ी सी चीजें हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमने की फीचर, हमने सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के हवाले से भी बात की। देखिए गवर्निंग लाज, अगर हम जैसे सेल टैक्स प्रोविंसेस लेवल पे सर्विसेज पे जो टैक्सेस थे, जैसे पंजाब के अंदर सेल टैक्स एक्ट 2012, इसी तरह से जो सिंध के अंदर था, ये आपको बहुत से लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोविंसेस करते हैं, ठीक है। ये पूरे सिस्टम को, जो हमारा आईटी बेस्ड सिस्टम है, आईआरएस है, ये कौन मैनेज कर रहा है, प्रॉल सिस्टम, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा, अब क्योंकि टैक्सेस को जो रेट है सूबे लेवल पे डिफरेंट है, 13% से तो ये 16% है, ये भी मैं थोड़े से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का सा ओवरव्यू देने के लिए। लेकिन क्योंकि आज हम सिर्फ जीएसटी जनरल सेल टैक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो अगर हम कंपैरिजन करें गुड्स और सर्विसेज के हवाले से, जैसे अगर पंजाब के अंदर 16% है, लेकिन इसमें रेट, ये नॉर्मल रेट्स की बात हो रही है, लेकिन इसमें रेट रिड्यूस रेट भी हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पशन भी हो सकती हैं। ये सारी डिपेंड करता है जब हम उनके उनके जो लॉज को पढ़ेंगे, उनके लॉज के साथ जो हमारे शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल में जो रेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जहां एग्जाम्पशन है, जहां कंसेशन है, जहां रिड्यूस रेट गिवन है। तो यहाँ हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो सर्विसेज है, एक्सेप्ट फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज के अंदर जो है वो सर्विसेज, वो भी एफबीआर के तो ही रजिस्टर्ड होते हैं और वहीं पे इनकी रिटर्न भी फाइल होती है, लेकिन सर्विसेज के लिए वो सूबों का इस्तेहकाक है। सेपरेट ये है, मैंने आपको बताया कि 2010 के अंदर 18 अमेंडमेंट के बाद जो थी। अच्छा, अब हम ना डायरेक्टली कुछ चीजें, आज आपको मैं एक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट किस्म के कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। सप्लाईज, देखिए हम सेल टैक्स जो कहते हैं सप्लाईज यानी कि गुड्स पे पे करते हैं, ठीक है। अब हम इस पे कुछ, इसकी ना 3 कैटेगरीज, देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे, लेकिन मैं इनकी 3 मेन कैटेगरीज और फिर हम इनको ओपन कर लेंगे। जैसे सप्लाईज हैं जिन्हें गुड्स भी, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेबल गुड्स के अंदर आपके नॉर्मल रेट्स गुड्स भी हैं, जिस नॉर्मल रेट गुड्स 18%, रिटेल एमआरपी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका शेड्यूल 3 इसको एड्रेस करता है, 18% रेट्स, स्टैंडर्ड रेट भी कहते हैं रिटेल प्राइस। अब यहां पे टैक्सेबल गुड्स के अंदर अगर हम बात करें तो फर्दर आपके हायर रेट्स के ऊपर, हायर रेट्स सर, हायर रेट्स किस शेड्यूल में मेंशन्ड है, लेकिन ये एसआरओ के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया 297, ये मैं आपको खोल के इसकी एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो ये हमारे पास सप्लाईज के अंदर जो गुड्स की है उसको हम 3 तरह की कैटेगरीज में कर रहे हैं, नॉर्मल रेट्स, एमआरपी है, जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, हाई रेट्स है। मैं एसआरओ आपको थोड़ा दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा इसमें से क्लैरिटी हो जाए। ये मेरे पास यहीं पे खुला हुआ है, आप ये देखिएगा जरा, ये एसआरओ 297 है 2023 के अंदर। तो कुछ गुड्स हैं, ये इनके एचएस कोड हैं, ठीक है, जिसके अंदर इनके जो रेट हैं आपको मैं बता दूं 25% है। कौन कौन सी चीजें हैं, कन्फेक्शनरी गुड्स हैं, व्हीकल, इसके अलावा आप देख रहे हैं सैनिटरी बाथरूम वेयर्स हैं, ये कारपेट्स हैं, देयर आर सो मेनी, कुछ चीजों के ऊपर सिगरेट्स हैं, तो इनके रेट्स यहाँ पे 18 यानी कि 25% है। ये जब हम रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे रिड्यूस रेट्स, आपकी टैक्सेबल प्राइस के अंदर रिड्यूस रेट्स आपके किस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल के अंदर गिवन है शेड्यूल 8 के अंदर। जी, समन रेज्ड हैंड, जी मिर्जा आशा साहब। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था ये शेड्यूल क्या चीज है? एसआरओस का तो चले वो पता लग गया, लेकिन ये शेड्यूल क्या और ये कब कब आता है सर? चलें, मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ साथ इंशाल्लाह आज हम इसको भी कवर करेंगे, मैं आपको बताता जाता हूँ यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आपने सवाल कर लिए मैं आपको साथ साथ जवाब देता हूँ। देखिए हम लॉज को रेफरेंस करने के लिए, लेकिन अगर हम नीचे चलते तो आपको ये चीजें समझ आ जाती। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए हमारे पास जो रेफरेंसेस के लिए है, रेफरेंस, हम ये तमाम चीजें क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वी आर हैविंग, हमारे पास एक्ट है या ऑर्डिनेंस, एक्ट, ऑर्डिनेंस। अब हमारे पास सेल टैक्स एक्ट है जिसमें एक्ट 1990, तो हमारे पास पहला जो रेफरेंस है एक्ट है, जो हमारे सेक्शंस हैं। जब हम लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर सबसे ज्यादा सुपेरियरिटी किसकी है, आपके लॉ के अंदर एक्ट या ऑर्डिनेंस के अंदर आपके जो सेक्शंस हैं दे आर
हम एक्ट को जो अगर हम पूरे ऑडियंस को या एक्ट को ओपन करते हैं तो उसकी सेग्रीगेशन कैसे हुई है, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स गिवन होंगे, उसके अंदर पार्ट्स गिवन होंगे, उसके अंदर डिविजन्स, जिस तरह से आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ डिविजन्स होंगी। डिविजन्स के बाद इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे सेक्शंस हैं, सेक्शंस के बाद सब सेक्शंस, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज। तो हम कानून को कैसे पढ़ते हैं ये मैं आपको डिटेल से इसमें भी बता। अच्छा, अब इस पूरे कानून के अंदर इस तरह से जब हम पढ़ते हैं कि जब भी हमारा रेफरेंस की चाहिए होता है कि चैप्टर फलां चैप्टर, इसका पार्ट, उसकी फलां डिवीजन के अंदर सेक्शन, सब सेक्शन, क्लास, सब क्लास। इसके बाद सर इसी कानून के अंदर हमारे पास शेड्यूल्स गिवन होते हैं। शेड्यूल बेसिकली हमारे रेट्स होते हैं, रेट ऑफ टैक्सेस। देखिए, कानून को खूबसूरत बनाने के लिए एफबीआर क्या करता है, एफबीआर ने क्या किया, कानून को बिल्कुल खूबसूरत बनाने के लिए उसने किस तरह से सेग्रीगेशन की, टॉप पे दिखेगा, उसने सब चीजों को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। चैप्टर्स के बाद उसने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसने डिविजन्स के डिवाइड कर दिया। ये मैं अभी खोल के बताता हूं आपको। फिर इसके बाद हम सेक्शंस की बात, जैसे मैंने अभी पहले बताई, सेक्शंस हैं, फिर सब सेक्शंस हैं, क्लॉज, सब क्लास। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल्स की बारी आती है। शेड्यूल्स की बात, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहा था, शेड्यूल्स क्या होते हैं। शेड्यूल नॉर्मली आपके रेट ऑफ टैक्सेस के रेट आपके गिवन होते हैं। मैं इसको ओपन करके भी दिखाता हूं और उसमें ज्यादा चीजें आपको बहुत क्लैरिटी से नजर भी आ जाएंगी। मेरे पास ये इनकम टैक्स एक्ट में ओपन कर रहा हूं, तो मैं इसको आपको थोड़ा सा इसी पैटर्न से समझा भी देता हूं। ये जी हमारा सेल टैक्स एक्ट जी रेफर्स, देखिए हमारे पास इसके अलावा और भी बुक्स हम कहाँ रेफर करते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। सेल टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं तो देखिए जब हम इस बुक को ओपन करते हैं तो इसके चैप्टर्स के बाद अगर हम इसको फर्दर देखें तो कई जगहों पे हमें इसके चैप्टर्स 2, 3 फर्दर चैप्टर्स के बाद इसकी पार्ट्स और डिविजन्स भी नजर आएंगे। लेकिन अगर डिविजन्स नहीं है चैप्टर्स के बाद, डायरेक्टली आपको ये सेक्शंस नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3। अब ये सेक्शंस एंड सेक्शंस के आगे, जैसे मैं आगे स्कोप ऑफ टैक्स को ओपन करता हूं तो आपको ये चैप्टर 2 के अंदर ये सेक्शन 3 है। और अगर मैं इसको फर्दर रीड करना चाहूं, मैं अगर इसका सब सेक्शन 1, ये इसका सब सेक्शन 1 है और ए इसकी क्लास, ठीक है। तो हम एक किसी भी लॉ को, रेफरेंस को रीड करने के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो हम किस तरह से रीड करते हैं, तो ये एक पैटर्न रहेगा कि हम किसे रीड करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आप कह रहे थे कि सर शेड्यूल्स क्या होते हैं। मैं डायरेक्टली शेड्यूल्स पे लेके जाता हूं। इसके 77 मैं डायरेक्टली, देखिए हमारे पास ये शेड्यूल गिवन है। अब शेड्यूल के अंदर आपको नॉर्मल रेट्स गिवन है। देखिए इस लॉ को हम कहते हैं खूबसूरत करने के लिए, अगर मैं हर जगह पे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, हर पॉइंट पे अगर एफबीआर करता, इसको एफबीआर जो है वो हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, हर जगह जहां कहीं कानून लिखा है वहां रेट लिखता, तो ये एक जंबल अप हो जाता। यानी कि एक ही रेट मल्टीपल जगह पे रिपीट हो रहा होगा, मल्टीपल जगह पे वो रिपीट हो रहा होगा। अगर मल्टीपल रिपीटेशन की बजाय वो क्या करता है, किसी भी कानून के अंदर जब भी कोई रेट है वो रेफरेंस दे देता है, वो आपको मेंशन कर देता है कि शेड्यूल 3, जैसे थर्ड शेड्यूल है, ये क्या है, 18% नॉर्मल, इसमें आपके पास मैक्सिमम रिटेल प्राइस की गुड्स है। मीन के वो तमाम गुड्स जिसके ऊपर आपकी प्राइस प्रिंटेड होती है। आप शैम्पूज परचेज करते हैं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट, आप फैन बाय करने जाते हैं, फ्रिजेस बाय करने जाते हैं, देयर मल्टीपल जगहों पे जहां पे आपकी प्राइस प्रिंटेड होती है प्रोडक्ट पे, कंटेनर पे या रैपर के ऊपर, तो ये वो शेड्यूल है। सर ये किस तरह से पढ़ते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो ये शेड्यूल बेसिकली आपको रेट्स ऑफ टैक्सेस गिवन करते हैं। इसी तरह से ये शेड्यूल 5 है, शेड्यूल ओमिटेड है। शेड्यूल 5 आपको बता रहा है अबाउट आपकी जीरो रेटेड गुड्स हैं। शेड्यूल 6 आपकी एग्जम्प्ट गुड्स हैं। 8 शेड्यूल जो है आपको एक्सप्लेन करता है कि आपके रिड्यूस रेट्स। इसी तरह 9 शेड्यूल्स हैं कि आप जो मोबाइल्स वगैरह हैं इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट्स जो पाकिस्तान में मोबाइल इंपोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर उनकी वैल्यू के बेसिस पे टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह 10 शेड्यूल जो भट्ठे मालकान है, ये आगे जाके वैसे हम पढ़ने थे, ठीक है। ब्रिक्स मेकर्स हैं, या आप कैवियर, या जो सीमेंट के ब्लॉक्स बनते हैं, उनके ऊपर उनकी फिक्स रेट्स हैं। तो ये इस तरह से शेड्यूल्स हैं। दोबारा से हम टॉपिक पे चलते हैं थोड़ा सा। मैं क्योंकि चाह रहा था कि हम एक ऐसा ओवरव्यू लें जो आपकी तमाम कंसर्न्स को पहली क्लास के अंदर एड्रेस करें। तो इन चीजों से आप ये सारी चीजें समझ आ जानी थी।
अच्छा, अब टैक्सेबल गुड्स के अंदर इन्हीं शेड्यूल, जैसे हम आपको 13 शेड्यूल्स मैंने आपको दिखाए, उन शेड्यूल्स के अंदर आपके पास टैक्सेबल के अंदर रिड्यूस रेट्स हैं। कहाँ? 8 शेड्यूल के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड रेट्स हैं, आपके पास आपकी शेड्यूल 3rd शेड्यूल के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हाई रेट्स की बात की जो एसआरओ के थ्रू भी है, ठीक है। इस तरह से तो हमारे पास वो तमाम टैक्सेबल सप्लाईज की बात करते हैं, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी होती है? अंडर सेक्शन, ठीक है, सेल टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है, जैसे यहां मैंने लिखा, इसका मतलब यह है कि इसको रीड कैसे करना है, जैसे अभी आप पूछ रहे थे। ये सेक्शन 2 है जो डेफिनेशन के सेक्शन से है, और 41 इसका सब सेक्शन है। तो मैं इसको ओपन करता हूं, थोड़ा सा आपको यहां से भी आइडिया हो जाएगा, और फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि मैं फिर लिंक करूंगा एंड टू एंड के हम कर क्या रहे हैं। सर, अगर आपको दरमियान में एनीबडी कोई क्वेश्चंस किसी किस्म का है तो रेज हैंड कर सकते हैं। अगर मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें हम एंड पे क्वेश्चंस करेंगे, वो तमाम क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसमें सपोज आपको लगता है कि ये इसी जगह से सर डिस्कस कर रहे हैं और इसी जगह से हमें सर ने बताना है। तो मैं 41 टैक्सेबल सप्लाईज की बात करता हूँ, इससे हमारी सारी चीजें लिंक्ड है। आप में से कितने लोग जो है वो टैक्सेशन जो ऑलरेडी जो सेल टैक्स का एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं या एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, आप में से लोग हैं, मौजूद हैं इसमें? जी सर, जी सर इसमें एज अ सर फाइनेंस में ना सेल टैक्स वगैरह के रिटर्न सर सबमिट करता हूँ सर, एज अ इम्पोर्टर, कमर्शियल इम्पोर्टर। ओके ओके। इसके अलावा देख, कुछ क्वेश्चंस आपकी तरफ से अगर अच्छे आएंगे ना, तो आई थिंक वो दैट विल बी वेरी गुड फॉर, क्योंकि हम जब डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो दे विल कैन रेज राइट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज की बात कर रहे हैं 41, क्या है? मीन सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स, जो अभी मैंने आपको वहां पे बता रहा था टैक्सेबल गुड्स कौन सी। जी वालेकुम सलाम। सर, अपना माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिएगा। जब आपको क्वेश्चंस करना हो तो आप यू कैन रेज योर हैंड, और जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा एंड पे, हम आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ठीक है जी। टैक्सेबल सप्लाईज का हम वही मैंने सेग्रीगेशन की, टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स। सप्लाई चेन की मैंने बात की। ये तमाम सप्लाई चेन के अंदर अगर आप सप्लाई करते हैं अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स, एग्जम्प्ट, आपकी एग्जम्प्ट सप्लाईज के अलावा आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर है, इसमें आपको रजिस्टर होने की भी जरूरत है अंडर सेक्शन 13, ठीक है, 13, एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0% अंडर सेक्शन 4। तो यहां पे सवाल ये है कि आपकी जो सप्लाईज पे टैक्सेबल सप्लाईज कौन सी हैं, ठीक है, और मैंने 3 सेग्रीगेशन यहीं पे की है। 5th शेड्यूल पे है एग्जाम सप्लाईज, आपकी शेड्यूल 6 के अंदर हैं, और बाकी आपकी जो रेट्स हैं, नॉर्मल टैक्स के रेट्स हैं, वो आपको कैसे गिवन है। ये आपकी सप्लाईज की हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इस सेक्शन के अंदर 3 तरह की हम कैटेगराइज करते हैं। आगे मैं थोड़ा सा आपको जब बताता जाऊंगा तो आपको एंड पे ये लिंक लगेगा कि सर कि हर चीज आपस में लिंक्ड हो गई। पहले बताया कि सर इस्तेहकाक किसका? फेडरल का। फेडरल के बाद प्रोविंसेस लेवल पे जो सर्विसेज को मैनेज करते हैं, अगर इस्तेहकाक सर्विसेज का फेडरल में हो तो भी उसे एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड होना है। फिर हमने काइंड ऑफ सप्लाईज, इस सप्लाईज के अंदर 2 तरह की चीजें हमने पढ़ी। पहली चीज क्या थी हमारे पास? सप्लाई चेन, सप्लाई चेन। दूसरी चीज टाइप ऑफ गुड्स। तो हमने पूरे 13 शेड्यूल्स के अंदर उन टाइप ऑफ गुड्स को थोड़ी सेग्रीगेशन कर ली। अब हम फर्दर मैं जब आपको बताऊंगा तो आपकी फर्दर आपका इसका ओवरव्यू जो है ना, इसका स्कोप और इसकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे हम चलते हैं, हम कैलकुलेशन करते कैसे करते हैं। अगर हम यहां बात करें कैलकुलेशन की, तो हम टैक्स पुट जो हम सेल टैक्स की जब बात करते हैं तो ये आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्या होता है? सर आउटपुट टैक्स वो होता है जो हम सर सेल कर रहे होते हैं, वो आउटपुट टैक्स कहलाता है, और जो चीज सर हम परचेज कर रहे होते हैं वो इनपुट टैक्स कहलाता है। परचेज के ऊपर जो हम टैक्सेस करते हैं, तो जो इनका डिफरेंस है देखें, इनकम टैक्स में आपको ऊपर भी बता रहा था कि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट शेड्यूल के डिफरेंट इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, अगर मैं वहां पे इंडिविजुअल की बात करूं तो वहां पे जो टैक्स का रेट का मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। यहां पे कैसे डिफरेंट है, यहां चीजें समझने की सिर्फ बात करता हूं। अगर मैं वहां पे इंडिविजुअल की बात करता था, इंडिविजुअल के अंदर द पर्सन हु इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय या वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है
या वो इंडिविजुअल को बिजनेस पर्सन है, तो इनके ऊपर रेट्स ऑफ टैक्सेस जो थे उनकी बिजनेस या उनकी एक्टिविटीज की बेसिस पे टैक्सेस थे। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल के बेसिस पे स्लैब्स थे, अगर इंडिविजुअल की बात करें गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉइज तो स्लैब्स थे। यूपी के ऊपर भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे पार्टनरशिप कहते हैं, इसके ऊपर भी स्लैब्स थे। ठीक है, इसमें कुछ फर्दर कंडीशन थी। बिजनेस के ऊपर जो है एक फिक्स रेट्स, मतलब उनके रेट्स जो थे वो एक जो है कैटेगरी वाइज, स्मॉल कंपनी है, लार्जर कंपनीज हैं या बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर टैक्सेस थे। लेकिन यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है, टैक्सेशन का पे करने का मैकेनिज्म है, ये आउटपुट और इनपुट की बेसिस पे है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। जब हम आगे चलेंगे ये चीजें हमारी साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ साथ जो आगे चीज हम डिफाइन के स्कोप ऑफ टैक्स बयान करने जाएंगे, इसमें आपको पूरी की पूरी सेल टैक्स की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सप्लाई चेन के बारे में आपको दोबारा से शायद आपको ये पता ही है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर और अल्टीमेट पे कंज्यूमर, आपके रिटेलर तक आपका जो है ये आपकी सप्लाई चेन के अंदर शामिल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सेल टैक्स की। अच्छा, हम जो सप्लाईज होती हैं उन पे सेल टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप में से किसी के जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको ये कुछ आइडिया होगा, कुछ आप में से एक्सप्लेन करना चाहे तो फिर ये बेसिकली मैंने तमाम इनकम टैक्स के स्कोप को, तमाम सेल टैक्स जो है इसको पूरे की जो तमाम मैकेनिज्म है इसको मैंने यहाँ पे बयान कर दिया। ये हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, नॉर्मल टैक्स। नॉर्मल टैक्स क्या होता है जी? नॉर्मल टैक्स रेट कितना है? 18%। अच्छा जी, नॉर्मल टैक्स क्या 18% ही होता है? इसके अलावा यहाँ कोई और टैक्स भी रेट हो सकता है जी? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? जो नॉर्मल टैक्स की कैटेगरीज में क्या क्या चीजें आती हैं? सर नॉर्मल टैक्स में सर जो हम ये जैसे ये कि मतलब मार्केट से कोई भी चीजें परचेज कर रहे होते हैं, दूसरे आइटम्स वगैरह, तो वो जैसे खाने पीने के आइटम्स होंगे, दूसरे नॉर्मल टैक्स उस पे हम पे कर रहे होते हैं सर। खाने पीने के आइटम्स हैं, वो कौन से आइटम्स हैं? मतलब ग्रोसरी आइटम्स वगैरह। अच्छा चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ। जब नॉर्मल टैक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, आपका आपने आपने आप में से वैट के बारे में, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, हाउ मेनी पीपल्स नोस अबाउट द वैट? कोई आप में से एक्सप्लेन करना चाहे, बात करना चाहे, क्योंकि थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट चाह रहा हूँ आपकी, थोड़ी सी अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो सर इसमें जो कोई चीज रॉ मटेरियल मंगवा के आगे प्रोडक्ट बनाता है उस पे कहते हैं वैल्यू एडेड। 5-10% ठीक हो सकता है ये बात। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चलिए। वैट की बात करते हैं। देखिए जी, यहाँ आपने बहुत सी चीजें क्लियरिटी से समझनी है, ये सारी चीजें आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। हमारे पास हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, सेल करते हैं, हमारी कॉस्ट आती है, जो डिफरेंस आता है तो हमारा वो वैल्यू एडेड कहता है। सपोज यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि मिस्टर ए है, बी है। मिस्टर ए ने जो गुड्स थी वो 100,000 की सेल की, 18%, 18,000 टैक्स पे किया। ठीक है, अब मिस्टर बी जो है वो सेल टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उसने 1,10,000 की गुड्स ये सेल की। आगे फर्दर सप्लाई चेन के अंदर ए बी कोई भी होलसेलर रिटेलर्स ले लें आप ये समझ लें कि ये होलसेलर है, ये रिटेलर है। ठीक है, या ये फर्दर यहाँ पे और हम चैनल बना देते हैं और अल्टीमेटली रिटेलर ने ये चीज 1,30,000 की सेल कर, इसकी वैल्यू के अंदर कितनी एडिशन हो रही है? 10,000 की। ये पर्सन अपनी इस वैल्यूज को कितना बढ़ा के अपना मार्जिन को कितना मेंटेन कर रहा है? 20,000। ये वैल्यू एडिशन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे द टाइप ऑफ सेल्स बेसिकली ये आपकी वैल्यू एडिशन कहलाती है। अब मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा आप ये समझिएगा। ठीक है, अब जो नॉर्मल गुड है वैट मोड के ऊपर, वैट मोड के अंदर आपकी सेल्स कैसे होती हैं, आप कैसे सेल परचेज करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। नॉर्मल टैक्स कैसे होता है वैट मोड में? वैट मोड का मतलब है कि सप्लाई चेन के अंदर सपोज ये मैन्युफैक्चरर है,
यहां पे होलसेलर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर ने अपनी कॉस्ट इंकर की, अपने प्राइस, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल सपोज उसने इंक्लूडिंग ऑल उसने 100,000 अपनी उसकी कॉस्ट थी, उसने अपना मार्जिन सपोज 1,20,000 उसने 20,000 यहाँ पे अपना प्रॉफिट करके उसने होलसेलर को सेल कर दी 120, 1,20,000। सेल टैक्स को वक्ती तो थोड़ा सा आपने इसको सेल्स टैक्स को थोड़े से लिए होल्ड कीजिएगा। अब होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1,20,000। ये जो तो ये होलसेलर कितने की सेल करेगा? पॉसिबली सपोज ये 1,30,000 में सेल करता है, तो ये वैल्यू एडिशन हो रही है, वो अपना 10,000 का मार्जिन मेंटेन कर रहा है। अब ये 1,30,000 की रिटेलर्स को बेच कर वो सपोज सेल कर रहा है 1,50,000 का, तो इसने अपने 20,000 का वैल्यू एडिशन की, और कंज्यूमर के वो अल्टीमेटली जो प्राइस सपोज 1,80,000। तो इसके साथ अगर हम टैक्सेस को ऐड करें तो टैक्सेस 18% वैल्यू एडिशन पे टैक्सेस ऐड होता जाएगा। ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल नीचे दी है, मैं आपको समझाता हूं। वैल्यू एडिशन मॉड, ये हमारी जो सेल टैक्स के अंदर वैल्यू एडिशन मॉड का मतलब यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए। वैल्यू एडिशन क्या होती है? इज अ टाइप ऑफ सेल टैक्स दैट इज चार्ज एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन बट नॉट ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट द वैल्यू एडेड। यहां पे मैं एक एग्जांपल है, ये थोड़ा सा समझिएगा जरा। इसमें मैंने इनपुट आउटपुट टैक्स के कंसेप्ट को भी ले लिया, थोड़ा समझिएगा यहां से। सपोज यहां पे एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने क्या किया? इंपोर्टर ने जो है उसने माल इंपोर्ट किया, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल थी 90 to 100 रुपीज। सपोज इसे एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, उसने उसके ऊपर सेल टैक्स जो है सपोज उसने कितने की जो प्रोडक्ट सेल की 11,000 की, ठीक है। 11,000 पे जो अगर हम टैक्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो सेल टैक्स बन रहा है 18% के हिसाब से 1,980। अब इसकी जो सेल है ये अगले होलसेलर, सपोज ये होलसेलर है, इसका ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है। अब ये होलसेलर ने आगे मैन्युफैक्चरर को सेल कर दी, सपोज उसने 600 की वैल्यू एडिशन की। कितनी वैल्यू एडिशन की? 600 की, ठीक है, और ये इसका प्रॉफिट भी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर ने उसकी कॉस्ट ऑफ सेल उसने ये ली, उसने फर्दर इस पे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ऐड किए, ठीक है, और इसकी प्राइस जो है वो 23,600 के अंदर होलसेलर फर्दर होलसेलर पे सेल कर दी। यहां पे उसने अपना जो मार्जिन मेंटेन किया, मार्जिन यानी कि जिस वैल्यू एडिशन की 300। इसका मतलब है कि हम हर स्टेज के ऊपर जो सेल टैक्स है 11,000 पे जो सेल टैक्स बन रही थी 1918 था, उसने फिर वैल्यू एडिशन की तो उसके ऊपर फर्दर 108 जितनी वैल्यू एडिशन 600 रुपीज की वैल्यू एडिशन हुई तो उसके ऊपर सेल टैक्स 18% के हिसाब से 108 और ये सेल टैक्स था। आगे हम बात करें तो इसमें फर्दर कितनी वैल्यू एडिशन की, इसके ऊपर कितना, सपोज हमारे पास फर्दर उसने जो डिफरेंस आ रहा था उसके ऊपर सेल की। तो इसी तरह से ये सप्लाई चेन के अंदर ईच स्टेज के ऊपर जब जब उसकी वैल्यू ऐड हो रही है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स सेल टैक्स इंक्रीज हो रहा है। एफबीआर को क्या फायदा है? देखिए, हो सकता है दरमियान में अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आप में से बहुत से लोग जानते हैं फर्दर टैक्स के बारे में। फर्दर टैक्स, अगर हम फर्दर टैक्स की बात करें 4%, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल करते हैं 4%, तो आपको फर्दर टैक्स भी है। ये वैट मोड की बात कर रहा हूं। वैट मोड के अंदर क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइस सेट करता है, मैन्युफैक्चरर ने अपने प्राइस, देखिए इंपोर्टर ने अपनी प्राइस सेट की, अपने तमाम मार्जिन को मेंटेन किया और उस प्राइस के ऊपर सेल टैक्स पे करा। फिर होलसेलर फर्दर आगे सप्लाई चेन के अंदर होलसेलर ने ये बाय की तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब उसने जो आगे सेल करना है उस प्राइस के ऊपर उसने सेल टैक्स अदा किया, तो जो पिछली प्राइस से जो डिफरेंस आया उसने उसके ऊपर सेल टैक्स अदा कर दिया। इसी तरह से आगे सप्लाई चेन के अंदर मैंने दोबारा एक मैन्युफैक्चरर को इंट्रोड्यूस इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स दिखाया जाए। आगे जो सपोज उसने 23,600 की तो अब उसके ऊपर वो 18% सेल टैक्स अदा पे करेगा। उसके ऊपर कितना, तो उसने कितना फर्दर टैक्स अदा किया, जो बेसिक से चल रहा था वो फर्दर उसकी जितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है वो उस पर सेल टैक्स अदा कर रहा है। इसी तरह से अब होलसेलर था, उसने 24,000 के ऊपर सेल टैक्स अदा किया तो उसके ऊपर जो सेल टैक्स बना तो उसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है,
तो इस तरह से पूरी सप्लाई चेन के अंदर जो प्रोडक्ट आगे मूव कर रही है, तो जितनी वो वैल्यू एडिशन करता है, मतलब यहां पे वैल्यू एडिशन 600 की हुई तो उसके ऊपर सेल टैक्स 18% कितना बना, यहां पे वैल्यू एडिशन कितनी हुई, सपोज हम ये बात करते हैं, ठीक है, इसकी अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस ले लें तो 11,600 का और 23,000 का अप्रोक्सीमेटली अगर आपका जो वैल्यू एडिशन हुई 12,000 की, इसके ऊपर 18% कितना हुआ। आगे चलते हैं, इसने इस प्राइस में कितनी वैल्यू एडिशन की, 400 पे 18% कितना था, 72 रुपीज। अगर हम आगे उसने फर्दर रिटेलर ने कितने का इसमें 600 का एडिशन की और इसके ऊपर जो सेल टैक्स लगा वो 72 था। तो अगर हम एंड पे टोटल प्राइस को देखें और इसके ऊपर 18% कैलकुलेट करें तो हमें वही सेल टैक्स बन जाएगा जो बेसिकली जो हर इंडिविजुअल स्टेज पे हम सेल टैक्स पे करते आ रहे हैं। ये थोड़ी सी चीजें जंबल अप होगी लेकिन आपको ये फर्दर जाएंगे। तो ये सेल टैक्स का ये वैट मोड है, सेल टैक्स आप सेल फर्दर सप्लाई करने का। अच्छा, आगे हम बात करते हैं सर, तो आपकी थर्ड शेड्यूल आइटम क्या होती है। नॉर्मल मोड वैट मोड के अंदर आप 4% का जो है फर्दर टैक्स भी चार्ज करते हैं कि अगर एनी पर्सन इज अनरजिस्टर्ड। हमने देखा कि इनकम टैक्स के अंदर फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट था, फाइलर और नॉन फाइलर का। तो हम इंडिविजुअल के हिसाब से फाइलर के अंदर भी कुछ लेट का कंसेप्ट आता था और नॉन फाइलर, फाइलर के दो कैटेगरीज थी, लेट और सिंपल के साथ और नॉन फाइलर के साथ। तो लेकिन जब हम सेल टैक्स की बात करते हैं तो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम यानी कि थोड़ा सा हम नेम के पर्सपेक्टिव से कुछ ये चीजें चेंज होती है। अच्छा, हमारा पहला सेल टैक्स के स्कोप के अंदर हम सेल टैक्स चार्ज करते हैं नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल मोड के अंदर कि जो सप्लाई चेन के अंदर फर्दर जो चीज सप्लाई करेगा वो जितनी सप्लाई वैल्यू ऐड करके बेचेगा उस पर सेल टैक्स अदा करेगा। तो सर ये तीसरी चीज थर्ड शेड्यूल आइटम कौन सा होता है। मैंने आपको बताया थर्ड शेड्यूल आइटम आपके कौन से हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम आपके 18% जिन पे आपकी एमआरपी, जिस पे आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपकी प्राइस प्रिंटेड होती है, प्राइस मेंशन्ड होती है। अच्छा सर, अब ये दूसरा मॉड ये है जो सप्लाई चेन के अंदर हम जो टैक्सेस कैसे कलेक्ट करता है एफबीआर, ये सेकंड मॉड के तहत कैसे करता है। अब क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है कि आप क्या करते हैं, यहां पे मैन्युफैक्चरर है, मैं आपको समझा देता हूं। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक प्राइस सेट करता है, सपोज 1,50,000। अब क्या वो करेगा कि वो प्राइस इस तरह से सेट करेगा कि उसने तमाम सप्लाई चेन का मार्जिन इसके अंदर मेंटेन करना। सपोज उसे पता है कि इस मैन्युफैक्चर के बाद डीलर है, डीलर के बाद सपोज होलसेलर है, लंबी चेन कर लेना, होलसेलर रिटेलर है। तो वो क्या करेगा, 1,50,000 के अंदर इस पूरी चेन का मार्जिन मेंटेन करेगा और इसी पहली स्टेज पे 18% टैक्स एफबीआर को पे कर देगा। एफबीआर कहता है वो पहली स्टेज पे 1,50,000। अब क्या करते हैं, हमने यहां पे एक और कंसेप्ट आता है। यहां पे आप में से ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कौन जानता है, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एनीबॉडी। ट्रेड डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट भी इसे कहते हैं। अच्छा, बल्क डिस्काउंट भी कहते हैं, लेकिन होता क्या है। तो ये आप जब बाइंग कर रहे होते हैं एट द स्पॉट आपको जो डिस्काउंट मिलता है। सर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूं, तो व्हाट इज, तो फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो कैश डिस्काउंट होता है कि उसका इसको सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। ये अर्ली पेमेंट पे ये अवेल किया जाता है। हाँ, तो आप बल्क डिस्काउंट देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जो है दिस इज, आप मैन्युफैक्चरर से लेके पूरी सप्लाई चेन के अंदर, सप्लाई चेन एंड टू रिटेलर्स तक ये मार्जिन मेंटेन किया जाता है हर सप्लाई चेन के तमाम लेवल्स के ऊपर। सपोज जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैन्युफैक्चरर ने अगर एक प्राइस सेट की 1,50,000 और इस पे सेल टैक्स है, सपोज मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर सेल टैक्स अज्यूम करता है 18% के हिसाब से अगर हम बात करें 24,000 रुपीज।
अब वो क्या करेगा, अब इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है मैन्युफैक्चर के लिए, ये चीज उसकी तमाम कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्सेस अदर देन सेल टैक्स, ये कॉस्ट उसको 1,20,000 की इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर मार्जिन। सपोज उसको ये प्रोडक्ट 1,20,000 में इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस प्लस अपना मार्जिन 20,000 को उसने मेंटेन किया। अब वो ये सेल कर रहा है, पहले से प्राइस को प्रिंट कर रहा है 1,50,000 और बाकी जो 30,000 का जो अमाउंट है ये पूरी सप्लाई चेन के लिए मेंटेन कर रहा है। सपोज इसने ये टैक्स तो फिक्स हो गया रिटेल प्राइस के लिए। अब दूसरे लेवल पे उसने क्या किया, यहां से आगे हम मूव करते हैं, उसने मैन्युफैक्चर ने आगे होलसेलर को सपोज परचेज की ये 1,30,000 की प्लस 24,000 का सेल टैक्स। अब इसने इसको फर्दर आगे सप्लाई चेन के अंदर देने के लिए कितने का मार्जिन है 20,000, क्योंकि प्राइस प्रिंटेड है 1,20,000। अब इसने डीलर को दे दिया 1,40,000 या होलसेलर को प्लस 24,000 का सेल टैक्स, और अल्टीमेटली अब रिटेलर के पास कंज्यूमर को देने के लिए 10,000 का मार्जिन है, यानी कि वो एंड कंज्यूमर तक अपने मार्जिन को, आप अक्सर जाते हैं मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो आपको क्या होता है कि वो आपको डिस्काउंट दे रहे होते हैं। डिस्काउंट क्यों हो रहा होता है कि बेसिकली वो अगर रिटेलर है, लास्ट प्राइस पे रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर हैं, तो उनको इस ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज ए प्रोफेशनल, ये नॉर्मली क्या होता है, ये किसी इंडस्ट्रीज के बगैर नहीं चल सकती, कोई भी इंडस्ट्री। सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है, इस पूरी चेन के अंदर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट मार्जिन के बगैर में ये बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो ये इंडस्ट्री का एक नॉर्म है कि दे अलाउ, अगर कोई मुझे चीज प्रिंट करके 1.5 लाख की मैं होलसेलर कर दूंगा तो होलसेलर तो मेरी चीजें नहीं बेचेगा। तो ये वो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड की मतलब से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के दौरान ये डिस्काउंट हमें अवेलेबल होता है, ये हर लेवल पे होता है, चाहे आप बल्क में बाय करें। आपने एक बात की कि सर ये बल्क डिस्काउंट होता है, नहीं, ये बल्क डिस्काउंट नहीं होता। बल्क डिस्काउंट हम नॉर्मली कैश डिस्काउंट को बल्क डिस्काउंट कह सकते हैं। किस तरह से, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए और मिस्टर बी। मिस्टर बी इसने 1,50,000 की वही प्रोडक्ट थी, ठीक है, इंक्लूडिंग 24,000 का डे टैक्स था। अब उसने कहा, उसने इसको ये जो प्रोडक्ट है वो कितने की ट्रांसफर की 1,30,000 और 24,000 का जो टैक्स था। अब इसके पास जो मार्जिन है, देखिए प्रिंट कितनी है प्राइस के ऊपर, मैं एमआरपी प्राइस जो प्रिंट है वो 1,50,000 प्लस 24,000 कितनी प्रिंट है, 1,74,000 जो है वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट है। ठीक है, तो अब नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर एक प्रैक्टिस है क्रेडिट टाइम। नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर क्रेडिट टाइम चल रहा था 2 मंथ्स का, 2 मंथ से 3 मंथ्स, यानी कि होलसेलर रिटेलर को कहता है कि आप 3 मंथ्स में चीजें सेल करें, आपकी सारी चीजें क्रेडिट पे चल रही हो, पूरी सप्लाई चेन के अंदर क्रेडिट पे चल। अब अगर ये शख्स मिस्टर ए बी कहता है, ए को कहता है कि भाई मैं आपको फौरन पेमेंट कर देता हूं, इसकी आज ही पेमेंट करता हूं, ये डेट डिस्काउंट जो उसने 20,000 का इसको दिया ये तो वो देगा ही देगा। अब वो फर्दर कहता है, भाई ए बी को कहता है कि आपको मैं अगर आज ही पेमेंट कर दूं, 2 मंथ पेमेंट करने के बाद के अलावा अगर मैं पेमेंट कर दूं, तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं आपको ये चीज 1,28,000 में दे दूंगा प्लस 24। तो कैश डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट या इमीडिएटली पेमेंट करने पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। और जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, दिस इज बेसिकली द आपके ट्रेड के फ्लो के दौरान ये जो है डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाता है। ठीक है जी, इसको हम थोड़ी सी एग्जांपल में भी समझ लेते हैं। जैसे हमने थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, मैंने कहा रिटेल प्राइस, आपने 1,50,000 पे, यानी पहली स्टेज पे प्राइस सेट हो गई। वैट मोड में क्या पड़ा था कि प्राइस सेट नहीं थी। आप देखें स्टार्ट से लेके एंड तक कंज्यूमर तक एक प्राइस है, सेल टैक्स सेम हो रहा है। अब हो क्या रहा है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर को कितना मार्जिन दे रहा है, ठीक है 20,000 का, और होलसेलर रिटेलर को कितने का दे रहा है 10,000 का, ये इनका प्रॉफिट है। और फिर कंज्यूमर को जो प्राइस मिलती है वो वही प्राइस मिल जाती है। तो ये जहां सोफिस्टिकेटेड मार्केट्स हैं दुनिया के अंदर, बहुत इकोनॉमीज जो बड़ी इस्टेब्लिश इकोनॉमीज हैं, वहां पे ये चीजें हैं। इसमें एफडीआर को क्या होता है, फर्स्ट स्टेज पे ऊपर टैक्स मिल जाता है, और वो टैक्सेस आगे हमने एक और चीज भी यहां पढ़ेंगे कि
इस जो अगर रिटेल प्राइस के ऊपर शेड्यूल 3 के आइटम के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं होता। फर्दर टैक्स क्या होता है? फर्दर टैक्स अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आप 4% ऐड करते हैं। लेकिन रिटेल प्राइस के दौरान क्योंकि आपकी प्राइस पहले से प्राइस सेट हो जाती है और टिल द एंड जो ट्रेड मार्जिन के साथ ये सप्लाई चेन के अंदर जो प्रॉफिट का मार्जिन है ये एंड तक कंटिन्यू रहता है। तो ये दूसरा मॉड था हमारे स्कोप का। एफबीआर जो है वो किस तरह से इसको चला रहा है, हमने पहला पढ़ा कि वो वैट मॉड के अंदर। जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि अनरजिस्टर्ड पर्सन में सर सारे कंपनीज भी आ जाती हैं और इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, और ये जो 4% जो सर फर्दर टैक्स है ये एडिशनल सेल टैक्स भी कहलाएगा सर? एडिशनल सेल टैक्स है, लेकिन वो शेड्यूल 3 के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इसके ऊपर प्राइस प्रिंट हो जाती है। नॉर्मल टैक्स जो वैट मोड में करेगा, वैट मोड में चलेगा, वैट मोड जो मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस प्रिंट नहीं है। हर स्टेज पे बंदा अपना मार्जिन खुद मेंटेन कर रहा है, उसकी प्राइस को इंक्रीज करता है, वैल्यू ऐड करता है, उसकी प्राइस के अंदर वैल्यू ऐड करता है और उसके ऊपर टैक्स अदा करता है। अगर कोई इसके पूरे सीक्वेंस के अंदर, जैसे मैंने ये नीचे बयान की, अगर हम ये देखें तो इसके अंदर सपोज इनमें से किसी स्टेज के ऊपर कोई भी बंदा, ये मैन्युफैक्चर होलसेलर है, ये अनरजिस्टर्ड है, तो यहां पे वो 18% टैक्स के बजाय 4% और ऐड कर देगा क्योंकि ये वैट मोड में चल रहा है। ये वैट मोड की एफबीआर की कैलकुलेशन है। ठीक हो गया जी? ओके सर। अच्छा देखिए, ये स्कोप ऑफ टैक्स के अंदर एफबीआर की कलेक्शन देखें। पहले नॉर्मल रेट ऑफ वैट मोड में कलेक्शन कर रहा है। शेड्यूल 3 के आइटम्स के अंदर जो मेंशन्ड एमआरपी के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो स्ट्रेट टैक्स है आपका 18% और इसके ऊपर फर्दर टैक्स भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एफबीआर पहले से ही उतना टैक्स ले चुका होता है, यानी कि वो पहली जो फ्यूचर की प्राइस, जो कंज्यूमर की एंड प्राइस के ऊपर टैक्स ले चुका होता है। अच्छा सर, तीसरा मॉड देखें। ये सर ये इस तरह से कंफ्यूजन यहीं पे आती है, हम सारी चीजों को वैट मोड के ऊपर अज्यूम कर रहे होते हैं समटाइम। शेड्यूल 3 के आइटम को आगे हम डिफरेंस ऑपरेट कर रहे होते हैं। आगे आ जाता है थर्ड 10 शेड्यूल। सर ये 10 शेड्यूल क्या? 10 शेड्यूल जो आपके, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी है पूरी इंडस्ट्री, ये इस्टेब्लिश नहीं है। यहाँ पे लोग नॉलेज लिटरेसी रेट का जो लेवल है वो भी बहुत कम है। जो आपके इस इंडस्ट्री में सेल टैक्स से लोग जुड़े हुए हैं उनमें को गाइडलाइंस भी इतनी नहीं है। अब देखिए एफबीआर क्या करता है, कलेक्शन करने के लिए उन्होंने 10 शेड्यूल के अंदर इसका एक अदर मॉड है फिक्स रेट। आपके जितने भी ये सपोज ब्रिक्स मेकर्स हो गए, भट्ठा मालकिन है, वो क्या करते हैं, उनकी सपोज उनकी एरिया वाइज, सपोज कैपिटल मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर है लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के अंदर है, तो अप्रोक्सीमेटली 12-12.5 हजार रुपया मंथली जितनी मर्जी भट्टों की प्रोडक्शन करें। बट क्यों, वजह क्या है कि दे डोंट नो। कुछ पे 10,000 है, 7,500 है पर मंथ, वट एवर प्रोडक्शन दे। इसके अलावा मैं आपको इसकी शेड्यूल भी दिखा देता हूँ 10 शेड्यूल के अंदर, ताकि आपको अंदाजा हो। यानी कि पहले दो मॉड देखिए कि वैट मॉड में, दूसरी में आपको टैक्स कैसे कलेक्ट कर रहा है, वो थर्ड शेड्यूल रिटेल प्राइस की बेसिस पे आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, सेल टैक्स की। फिर आपका शेड्यूल 10 की अगर हम बात करें तो वो आपकी फिक्स प्राइस कर रहा है। मैं आपको शेड्यूल 10 के ऊपर लेके जाता हूँ, मेरे पास एक कंसेप्ट भी है, आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। 10 शेड्यूल क्या है? सेल टैक्स ऑन ब्रिक्स एंड कंक्रीट ब्लॉक। अब वो क्या कह रहा है, सेल टैक्स ऑन ब्रिक्स एंड कंक्रीट ब्लॉक्स विल बी पेड ऑन ए फिक्स बेसिस। अब ये देखिए एफबीआर का तीसरा मॉड है कि सेल टैक्स फिक्स मॉड पे कलेक्ट करना। किस चीज पे? दो चीजें यहां पे मेंशन कर रहा हूं। पहली चीज क्या है, सेल प्राइस की बेसिस पे और क्वांटिटी, दोनों चीजें मैं आपको सेलिब्रेट भी यहां पे करता हूं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये मैंने देखा, मैंने आपको यहाँ नीचे बयान करूं कि जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर एक फिक्स रेट है सेल टैक्स का 12,500 रुपया। इसके अलावा सिटीज हैं 10,000 है। इसके अलावा आपके एरियाज मेंशन है शेड्यूल 10 के अंदर, तमाम चीजें मेंशन। ओके, अच्छा फिर जो आइटम है एवर, जो आपने ब्लॉक्स होते हैं, सिम्टेड ब्लॉक्स हैं, उनके हॉलो ब्लॉक्स हैं, आपने अक्सर देखे क्यूबिक फीट, उनकी पर जो एरिया के वाइज उन्होंने एक रेट फिक्स कर दिया। अगर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट है तो 2 रुपीज पर। ये सिम्टेड ब्लॉक्स की प्राइजेस हैं। ऐसे कर्व स्टोन्स हैं, इसके अलावा ये तमाम आपको ये चीजें यहां पे मिलेंगी 10 शेड्यूल के अंदर। तो अच्छा सर, ये
तीसरा मॉड है जिसकी बेसिस पे एफबीआर हमसे चीजें जो है वो टैक्सेस का कवर कर रहा है, ठीक है। पहला आपका वैट मोड है, सेकंड आपका थर्ड शेड्यूल आइटम 18 एमआरपी, जिसमें पहले से प्राइस प्रिंटेड है, जिसमें नो फर्दर टैक्स इंप्लीमेंट होता है। अच्छा, हम शेड्यूल में आ जाते हैं 13 शेड्यूल। सर 13 शेड्यूल क्या आता है? 13 शेड्यूल में भी एक मल्टीपल एक और जो है एफबीआर जो है इसको इसकी कलेक्शन है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बेसिस पे वो आपसे कलेक्ट कर रहा है। सर ये कैसे है? देखिए यहां पे एक फिक्स रेट कर दिया उसने, या प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब जितने वो ब्लॉक्स सिमेंटेड ब्लॉक्स या प्रोड्यूस कर रहा है उसके पर सिमेंटेड ब्लॉक्स उसके साइज के अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स ले रहा है। थर्ड शेड्यूल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बेसिस पे, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर भी बता देता हूं, थोड़ा सा आपको 13 शेड्यूल के हवाले से, ताकि आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएं। देखिए स्टील की बिलेट्स या इंगेट की बेसिस पे आप 1 मीट्रिक टन कितना है? 1000 kg। अगर आप स्टील प्रोड्यूस बिलेट या इंगेट इसकी इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी ये प्रोडक्शन किस बेस पे होगी? 700 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी की यूज, यानी किलोवाट आवर्स। 1 घंटे के अंदर 1700 किलोवाट आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज होती है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली 1 मीट्रिक के टन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसी तरह स्टील बार्स या रीरोल्ड या लॉन्ग प्रोफाइल्स हैं तो उसका है 110 किलोवाट आवर फॉर 1 मीट्रिक टन। इसके अलावा शिप प्लेट्स, इसका मतलब ये है कि एफबीआर क्या कर रहा है कि आपको क्या कर रहा है, ये रेट दे रहा है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेसिस पे आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी बेसिस पे आपको फर्दर टैक्स सेल टैक्स चार्ज कर रहा है। आपको ये बातें समझ आ रही हैं? यस सर, समझ आ रही है सर। अच्छा जी, चलें। इसमें सर अगर इलेक्ट्रिसिटी में वो मिक्स कर लेता है दूसरा, जी ये बिल्कुल, सोलर भी टोटल कंजम्पशन, सोलर भी साथ एग्जैक्टली इस्तेमाल वो करता है। तो क्या वो टोटल कंजम्पशन पे हो जाए। सोलर के अंदर कितनी कंज्यूम हुई, क्योंकि वो वहां पे मीटर्स के ऊपर, यहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है यहाँ पे आपके मीटर पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस लगा होता है। आप कौन से मीटर पे चीज यूज कर रहे हैं, आप चाहे नेचुरल कोई भी ह्यूमन रिसोर्स यूज करें या आप कोई भी सोलर पैनल्स यूज करें, आपकी टोटल कलेक्टिविटी उन तमाम मीटर्स के ऊपर आपका इनकी चेक एंड बैलेंसेस की बेसिस पे होता है। एफबीआर इनको चेक एंड बैलेंसेस की आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मीटर के ऊपर प्रॉपर वो फ्रेम्स लगे होते हैं कि आप इसको फोर्ज ना कर सकें। ठीक है जी, वो सारी चीजें जब आप सेट में जाएंगे तो आपको आ जाए। अब तक देखें कि एफबीआर ने आपको वैट मोड में टैक्सेस चार्ज कर रहा है अपने से कंज्यूमर्स को। अभी मैंने आपको बताना है कौन कौन से बंदे कौन से रजिस्टर्ड होंगे, क्या ये आगे चीजें, इसके बाद जो आप समझेंगे तो आपका पूरा हायरार्की समझ। फिर थर्ड शेड्यूल मॉड के अंदर एमआरपी पहले से प्राइस फिक्स हो जाती है और अल्टीमेट कंज्यूमर तक वही प्राइस है, लेकिन मार्जिन सेंटर के अंदर मेंटेन हो जाता है, इसमें फर्दर टैक्स चार्ज होता है। 10 शेड्यूल के अंदर फिक्स रेट्स है या कैपेसिटी बेसिस पे है। स्टील के अंदर आपकी प्रोडक्शन, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बेसिस पे। अच्छा, इसके अलावा आगे हम आ जाएं, टैक्स ऑन रिटेलर्स। आप में से कितने लोग जानते हैं 2 तरह के रिटेलर्स हैं? टियर 1 के रिटेलर्स हैं और टियर 2 के रिटेलर्स। आप लोग कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? चले मैं सर ये टियर होते हैं सर मैं तो ज्यादा, बल्कि पूछना चाह था ये टियर क्या चीज है, जी जी बिल्कुल, टियर 1 और टियर 2। अच्छा देखिए, अब हम अगले जो फेज के अंदर इंटर होने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैं चीजें समझा देता हूं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें, सारी चीजें कैटेगराइज भी कर दी हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन किन लोगों को रजिस्टर्ड होना लाजमी है? देखें, मैं सबसे पहले टियर 1 के हवाले से बात करूं, रिटेलर्स, मैं पूरी सब इनको एक्सप्लेन भी करता हूं। टियर 1 बेसिकली क्या है? टियर 1 नॉर्मली जो नेशनल या इंटरनेशनल सप्लाई चेन को रन कर रहा है, जो इंटरनेशनल और आपके सप्लाई, आपके स्टोर्स हैं ना, जितने भी रिटेलर्स ऑपरेटिंग, आपके जितने इंटरनेशनल या नेशनल चेन स्टोर्स हैं, दे कम इन टियर 1। दूसरी चीज, अगर वो किसी एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा या सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं और उनकी 12 मंथ की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1.2 मिलियन से ज्यादा है, एक्सीड का
वर्ड यूज हो रहा है एक्सीडेड। अगर वो द पर्सन इज होलसेलर कम रिटेलर है तब भी इज ए टियर 1 के अंदर। आप तो पॉस सिस्टम उन पे कंपल्सरी कर दिया, पॉस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ये भी हम चीजें थोड़ी आगे गाइड करेंगे। इसके अलावा कोई एफबीआर उन्हें क्लासिफाई कर देता है तो वो भी टियर 1 के रिटेलर्स कहलाते। इनके अलावा आपको छोटे रिटेलर्स, आपके शॉपकीपर, सर ये शॉपकीपर्स हैं, ये कैसे टैक्स पे करते हैं, सेल टैक्स पे करते हैं, तो मैं आपको दोबारा से उस चीज के ऊपर लेके जाता हूं। आप देखिए, हम दोबारा से पढ़ते हैं, यानी कि मैंने टियर 1, अब टियर 1 के अंदर कौन कौन से रिटेलर्स हैं जो सप्लाई चेन चला रहे हैं, जिनका 12 लाख से ज्यादा उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उससे ज्यादा है। अगर वो किसी एयर कंडीशन मॉल्स के अंदर हैं, या एफबीआर नोटिफाई कर देता है पॉस सिस्टम, तो दे आर लार्जर। टियर 1 की अगर बात करें तो इनकी कोई भी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो वैट मॉड में भी हो सकती हैं, इनकी जो सप्लाईज, या एमआरपी बेसिस पे भी, ये यानी कि ये दोनों बेसिस पे दे हैव टू पे अकॉर्डिंगली। जो टियर 2 है सर, ये टियर 2 को आपने देखे स्मॉल रिटेलर्स, दुकानदार देखे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उनके बिलों में इनके सेल टैक्स आता है। एक और मॉड आता है। देखिए हमारी पूरी इकोनॉमी इस तरह से जंबल्ड अप है कि एफबीआर क्या कर रहा है, इन तमाम चीज को सेंट्रलाइज करने के, क्योंकि लैक ऑफ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, लोगों को समझना भी नहीं चाहते, तो उन्होंने इनको कैटेगराइज कर दिया सेल टैक्स के पर्पस। टियर 1 के अलावा आपने जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की बेसिस पे भी आपके टैक्सेस है। सर ये कितनी बेसिस, कितने इनके रेट्स क्या हैं, मैं आपको ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम बात करें कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो रेट क्या होते हैं, गिव मी अ सेकंड। आपको समझ आ रही है इन चीजों की जी? जी हाँ जी सर, आ रही है जी, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड ऑफ दिस क्लास इंशाल्लाह आपको काफी चीजें और बेहतर तौर पे क्लियर हो जाएंगी। इनके रेट्स हैं नॉर्मली, मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बेसिस पे, मैं आपको रेट्स अभी थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की जी। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि द मोड ऑफ स्कोप ऑफ सेल टैक्स, यानी कि सेल टैक्स का स्कोप नॉट लिमिटेड टू वैट मॉड, नॉट लिमिटेड टू एमआरपी, फिक्स रेट भी हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बेसिस पे भी सेल टैक्स चार्ज कर रहा है। फिर टियर 1 के अंदर जो लोग आते हैं वो चाहे थर्ड शेड्यूल के आइटम बेच रहे हैं रिटेलर, या वो नॉर्मल वैट मोड के अंदर नॉर्मल आइटम बेच रहा है। नॉर्मल आइटम में क्या क्या चीजें शामिल है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं ताकि आपको थोड़ी चीजें समझ आ जाए। अब मैं थोड़ा सा इसको फर्दर ओपन करता हूं चीजों को। एक मिनट, जस्ट रजिस्ट्रेशन। देखिए हमने ना अभी तक की जो चीजें पढ़ ली, कुछ चीजें हम मान लें यहाँ पे आपको शेड्यूल नजर आ रहा होगा। शेड्यूल के अंदर आप देखें कि हमारी जो रिटेल प्राइस थर्ड शेड्यूल आइटम है, सेशन 2 सब सेक्शन 27 के अंदर 18% रेट है। जीरो रेटेड गुड्स है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर हैं और इनका रेट 0% है। एग्जाम्ड गुड्स शेड्यूल 6 के अंदर आपका रेट 0%। रिड्यूस रेट, रिड्यूस का मतलब है 18 से कम और 1 से ज्यादा, डेफिनेटली 0 से ज्यादा होंगे। तो सर ये रेट कौन कौन सी चीजें हैं, सर कुछ चीजें आप हमें बता दें, मैं थोड़ी सी, ताकि इसके लिए आपको साथ साथ इसलिए शेड्यूल का बता देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। हमारे पास ये शेड्यूल, जैसे थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, कौन सी आपको पता चल गया होगा, एमआरपी, जिनके ऊपर प्राइस प्रिंटेड होती है। आप ये देख लीजिएगा, पेंट, डिस्टेंपर्स, इमल्शंस हैं, पिगमेंट्स हैं, तो ये इनके ऊपर आपकी रेट्स मेंशन्ड है। फिफ्थ शेड्यूल्स, आपकी फिफ्थ शेड्यूल के लिए जो जीरो रेटेड आइटम है, जितने भी आपके फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, आपके मिशंस हैं, आपके प्रिविलेज पर्सन, यानी कि फिफ्थ शेड्यूल के अंदर इसके लिए सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन्स हैं कुछ इसके अंदर, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कौन कौन से जोन इसके अंदर शामिल हैं और कैसे हैं। जब हम इसको फर्दर आगे क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे तो दैट विल बी, हम इसको बहुत डिटेल से कवर कर लेंगे, ठीक है। सिक्स शेड्यूल आइटम आपकी कौन से आइटम्स हैं, आपकी एग्जाम सप्लाईज के, यानी कि अनपैक्ड चीजें आपने देखी होंगी। सर सिक्स शेड्यूल के अंदर कौन सी हैं, जैसे अगर आप कोई चीज दाल बेच रहे हैं, दाल किसी ट्रेडमार्क ब्रांड के बगैर बेच रहे हैं तो वो सिक्स शेड्यूल है, लेकिन अगर इसको इसके आप प्रिंट कर देंगे तो आपकी ये रिटेल प्राइस एमआरपी, यानी कि शेड्यूल चेंज हो जाएगा, शेड्यूल 3 के आइटम्स के अंदर आ जाएगा। तो ये थोड़ी कैटेगरीज आपकी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा था ये आपके। अच्छा, अब हमारे 8 शेड्यूल के ऊपर रिड्यूस रेट्स,
रिड्यूस रेट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 18% से कम और आपके 0 से अबव। आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं जी? ये बहुत ही बेसिकली मैं डायरेक्टली आज आपको वही चीजें रेलेवेंट पढ़ाना इसलिए चाह रहा था कि आपको आइडिया हो जाए कि जो चीजें हैं वो अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको समझ आनी चाहिए कि हम पढ़ेंगे कैसे। देखिए आज काफी ज्यादा नॉलेज आपकी तरफ डिलीवर है, लेकिन क्योंकि आगे हम जाके हर चीज को कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पंच करना सिखा दूं, आज ही मैं जाऊं आपको मैं इनवाइसेस, वहां बहुत आसान है। इनवाइसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे जो है रिटर्न फाइल करते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी बेसिक लेवल की चीज है। समझना यह है कि बेसिकली हम किस शेड्यूल के आइटम को डील कर रहे हैं, किस स्कोप ऑफ टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से हम काम कर रहे हैं। तो हमें जितना ये चीजें आइडिया हो जाएंगी वो आपको वो सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है जी, मेरा ये जो फंक्शनलिटी है। चलें फर्दर मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बता दूंगा। रिड्यूस रेट का मतलब जैसे इसके अंदर रिड्यूस रेट में क्या क्या चीजें शामिल है, जैसे आपके लंडे के कपड़े हो गए, वो चीजें भी आपकी शामिल। रिड्यूस रेट है एक शेड्यूल। इसके अलावा बैलेंसिंग आइटम, अगर आपको कोई आइटम किसी भी शेड्यूल के अंदर नहीं मिलती तो यू कैन फाइंड के दैट इज बेसिकली उसका रेट जो है वो 18% ही होगा। ठीक है जी। आपको किसी पीसीआर पाकिस्तान कस्टम टैरिफ जो कोड है एचएस कोड, उसके पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि वो हम कैसे करेंगे। इसके अलावा एसआरओज हैं, हायर रेट 25 मैंने आपको बता भी दिया। इसी तरह क्योंकि ये हम एफबीआर जो फेडरल लेवल के टैक्सेस, ठीक है, हम गुड्स पे बात करें, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज और उसके शेड्यूल के अंदर टेबल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज को टैक्स ऑन सर्विसेज के सर ऊपर मैं है। एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी पूछें बिल्कुल। सर ये जो एचएस कोड है, मैं खुद बल्कि जब कभी इसका सर्विसेज का फाइल कर रहा होता हूँ, रिटर्न फाइल करता हूँ मुख्तलिफ लोगों का, एचएस कोड किसी एक प्रोडक्ट के, किसी एक गुड्स के काफी ज्यादा भी आ रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी तरह उसके चेंज करके। फॉर एग्जांपल अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट के भी एचएस कोड काफी ज्यादा आ रहे होते हैं, किसी में उसको रॉ फॉर्म में, किसी में उसको पैकेजिंग में, किसी में वैसे। हमने कौन सी उसको चूज करनी होती है, देखें ये काइंडली बता दें। जी, आप उसके अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ एचएस क्या है, कोड क्या है, हार्मोनाइज कोड। हार्मोनाइज कोड देखिए जो कोडिंग सिस्टम है, दिस इज नॉट एक्चुअली कि पाकिस्तान की एचएस कोड, अगर एचएस कोड की बात करता हूँ तो ये हार्मोनाइज कोड कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। आप वर्ल्ड वाइड कोई भी इन कोड्स के लेके साथ चलेंगे, दैट विल एक्चुअली शो द सेम प्रोडक्ट। तो दुनिया के अंदर भी उसकी डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐड होती है। एफबीआर इज वर्किंग ऑन दिस डिस्क्रिप्शन। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो हमारी क्लास का एक पार्ट भी है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तो हम इसको स्पेसिफिकली कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप ये रेस्ट एश्योर के आई विल एक्सप्लेन ईच एंड, उसको मैं असल में चीज ये है कि मुझे चीजों को लिंक करना है। आज मैं अगर आपको टीच कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरी तमाम जो पैटर्न है वो जो मैं टीच कर रहा हूं वो सारा का सारा लिंक्ड हो। तो हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, इंशाल्लाह मैं आपको ये कैसे करेंगे, किस तरह से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है हम अगर पुट करते हैं हमारे उस फीचर के, उस प्रोडक्ट की फीचर के अंदर ये चीज शामिल है तो हम ये कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने इसके अलावा हमारी जो लास्ट है, मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि टैक्स ऑन सीएनजी सप्लाईज। तो ये द लॉस मॉड, ये भी एक मॉड है, ये भी हम आपको बाद में चीजें हो। तो हमने एफबीआर का जो स्कोप है वो टैक्स को, सेल टैक्स को इंप्लीमेंट कैसे करता है। सबसे पहली चीजें रिपीट कर रहा हूं कि वैट मोड में इंप्लीमेंट करता है, एमआरपी पहले से प्राइस को फिक्स करता है, या फिक्स रेट कैपेसिटी की बेसिस पे कर देगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बेसिस पे कर देगा, या एक फिक्स रेट आपको दे देगा। आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन की बेसिस पे आपको करता है। टीयर 1 के अंदर अगर आप उसको डिफाइन कर दिया, आपका रिटेलर कौन है, एक तो पॉस सिस्टम, इसको मेकिंग कंपलसरी फॉर एवरीवन। फिर इसके अंदर आपकी वैट मॉड की प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं या एमआरपी की प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है। आगे जाके हम फर्दर ये भी पढ़ेंगे कि आप एक पर्सन इस एमआरपी की प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहा है और वो अगर वैट मॉड की प्रोडक्ट्स जो हैं नॉर्मल गुड्स हैं वो भी सेल कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, किस तरह से, कौन से एसआरओज जो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे इन्फ्लेक्ट करके, कैसे हम रेट को, जो रेट्स हैं वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सपोज वो 80% एमआरपी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उस केसेस के अंदर अगर वो 20% वैट आइटम पेश कर रहा है तो वहां पे हमें टैक्स लायबिलिटी हमें जीरो कैसे की जा सकती है। वी विल स्टडी ऑल दिस। टियर 2 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन,
ये 2 पॉइंट्स थे। और इसके बाद हमारे पास जो सीएनजी की अगर हम बात करें सीएनजी स्टेशन के ऊपर, तो नॉर्मली आपको वो इंडस्ट्री, ये भी हम इसको डिटेल से थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। अब इसकी बेसिस पे हम ये चीज जो है डिटरमिन कर सकते हैं कि किस बंदे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, हु विल रजिस्टर विद द सेल टैक्स। ठीक है, तो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की मैं आज हल्का सा हिंट देता हूं और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहां थोड़ा सा समझिएगा, और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चले जाएंगे। एवरी पर्सन, आप पर्सन की डेफिनेशन जानते हैं, द पर्सन इज इंडिविजुअल भी हो सकता है, ईओपी भी है, इज अ कंपनी। ठीक है, political subdivision of foreign government, political subdivision of foreign government, the kind of we know the definitions, इसके हम relevant section को जब हम जाएंगे तो उसको the person engaging the taxable supply, अभी हमने taxable supplies की बात की, making taxable supplies अभी हमने बात की, इसका मतलब है taxable goods कौन सी होती हैं, including zero rated, but exclude कर रहा है कि वो exempt supplies। बंदे को किन लोगों को रजिस्टर्ड होना है, 0 पे, इन ए कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्स एक्टिविटीज फॉलिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो उनकी कैटेगरी सप्लाई चेन की मैंने आपको मेंशन कर दी, कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। अगर हम यहाँ बात के मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चर को रजिस्टर होना जरूरी है अनलेस के वो कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है जी, जिनके 10 वर्कर्स से लेस देन 10 वर्कर्स उनके पास वर्कर्स काम कर रहे हो, एवरी मैन्युफैक्चरर नीड टू रजिस्टर। लेकिन अगर वर्कर 10 से कम है या उनके पास इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर नहीं है, वो किसी डोमेस्टिक एरिया के अंदर मीटर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है, 800,000 उनकी जो एनुअल जो टर्नओवर है वो 8 मिलियन से ज्यादा नहीं है, ठीक है, और वो किसी डोमेस्टिक एरिया के अंदर काम कर रहा है। यहाँ पे नीचे मेंशन भी है, मैं आपको थोड़ा सा कॉटेज इंडस्ट्री के बारे से बयान भी कर देता हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है उसके पास, डजंट हैव इंडस्ट्रियल या कमर्शियल से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं है, लोकेशन वो किसी डोमेस्टिक, वो किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अपना ऑपरेट कर रहा है, ये नहीं है कि वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी काम कर रहा है और बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री का टैग उसके ऊपर नहीं लगेगा। लोकेशन कहाँ है, ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर ना हो, वर्कर की लिमिट जो है वो 10 वर्कर से कम, इक्वल टू या लेस देन 10 वर्कर हो, और उसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 8 मिलियन से एक्सीड यानी कि 80 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा हो, तो मैन्युफैक्चर, एवरी मैन्युफैक्चर विल बी रजिस्टर्ड विद सेल टैक्स। अब आपको उस पूरे कंसेप्ट की वजह से यहां चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। रिटेलर हमने बात की टियर 1 की और टियर 2, जो टियर 1 के अंदर आते हैं वो किस तरह से, वो कौन से लोग हैं, हमने बताया कि जो इंडस्ट्री जो है किसी एयर कंडीशन मॉल प्लाजास के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका नेशनल या इंटरनेशनल सप्लाई चेन स्टोर्स हैं, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 12 लाख से इक्वल से ज्यादा है, पॉस सिस्टम है, या वो एफबीआर जिनको नॉमिनेट करता है। अदरवाइज वो टियर 1 जो आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो कंजप्शन के ऊपर आपने नाम छोटे रिटेलर्स हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सेल टैक्स पे कर रहा होता है। इंपोर्टर, एवरी इंपोर्टर इंपोर्टिंग द गुड्स इन पाकिस्तान उससे नीड टू बी रजिस्टर्ड। एक्सपोर्टर जो क्लेम कर रहा है, ठीक है, उससे रीड टू रजिस्टर्ड। होलसेलर, डीलर, सप्लाई चेन की जब वो बात करता है तो इसमें एफबीआर क्लियर कर रहा है कि इस सप्लाई चेन के अंदर जितने लोग शामिल हैं दे विल रजिस्टर विद द एफबीआर। जो डीलर, होलसेलर, रिटेलर्स, होलसेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो दे नीड टू रजिस्टर, या एनीबॉडी हु रिक्वायर्ड अंडर द फेडरल या प्रोविंशियल लॉज के अंदर, बहुत सी लॉज के अंदर, पीआरए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर, या समटाइम ऐसा होता है कि आपने टेंडर्स, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जहां पे वो रिक्वायर कर रहा होता है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि आपको सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे तो हम आपके साथ जो सेल परचेज का कोई एलिमेंट है वो कवर करें। तो जी हमने आज ये चीजें कवर की, आज हमने एक ओवरव्यू लिया। ओवरव्यू के अंदर हमने कहा कि बेसिकली सेल टैक्स का ऊपर से हम बात करते हैं, इस्तेहकाक किसका है, सर्विसेज के ऊपर जो प्रोविंसेस लेवल पे सेल टैक्स की कलेक्शन की जाती है उनके रेट डिफरेंस हैं, और अगर सेल टैक्स सर्विसेज की बात फेडरल में होगी तो भी एफबीआर ही डील करेगा। फिर इसको फर्दर हमने आगे चीजों को देखा कि इनके रेट्स डिफरेंट हैं, पंजाब के अंदर उनकी रेवेन्यू अथॉरिटीज जो इनको डील कर रही होती हैं। फिर हमने सप्लाईज, ठीक है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन का कि हम टोटल सप्लाईज को यानी कि गुड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, टैक्सेबल्स,
ठीक है, एग्जम्प्ट और जीरो रेटेड, हमने उनकी डेफिनेशंस को पढ़ा, इनको डिटेल से उनको एक्सप्लेन भी किया। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट इनपुट मॉड, ये हमारे अगले लेक्चर का विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट काइंड ऑफ कि हम आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये था कि आपको स्कोप ऑफ टैक्स का पता हो कि हम एफबीआर जो सर इसमें जरा एक थोड़ा सा ना जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट, फैक्चुअली तो इन दोनों से टैक्स हमने नहीं लेना, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इनको? डिफरेंशिएट का मतलब देखिए कि जीरो रेटेड मीन के रेटेड है, दिस इज ए जीरो एग्जाम्प्ट पर्सन को नीड नॉट टू रजिस्टर्ड विद, जो एग्जाम्प्ट सप्लाईज कर रहा है उससे रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जीरो रेटेड है वो उसकी एग्जम्पशंस नहीं है। देयर आर मल्टीपल डिफरेंसेस, आगे जब आप आएंगे। नॉर्मली एक्सपोर्टर्स के लिए है क्योंकि ये जीरो रेटेड है, क्योंकि ये एक्सपोर्टर्स के लिए जब एक्सपोर्ट करते हैं तो जीरो रेटेड को यानी रजिस्ट्रेशन लाजमी है और एग्जाम्प्ट वाले को रजिस्ट्रेशन। यार हाँ, यस, वन ऑफ द फैक्टर्स ये कैन बी द फैक्टर्स, बट एक्चुअली देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, क्योंकि जब हम इन चीजों के स्कोप को देखेंगे और चीजों को कवर करेंगे तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो चीज हम जो पंच कर रहे हो तो उस वक्त क्यों हो रही है, मैं सिर्फ बता दूंगा तो मकसद पूरा नहीं होगा, ये क्यों हो रही है जब मैं ये बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर हमने आगे पढ़ा जी नॉर्मल वैट मोड, ये याद रखें, नोबडी विल टेल यू लाइक दिस कि ये चीजें वैट मोड के अंदर आप वैट मोड के अंदर आपकी थर्ड एमआरपी की बेसिस पे टैक्स कलेक्शन होती है। नॉर्मली लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, आपका फिक्स रेट है, स्टिल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बेसिस पे है। अभी सर हमारे ऑफिस में हम जो पेमेंट्स करते हैं वो सारी तकरीबन ये वैट मोड पे तो कोई भी नहीं करता, एमआरपी पे ही करते हैं सारे। जी बिल्कुल, वैट मोड नहीं तो डिपेंड करता है, अगर जो प्रिंटेड गुड्स हैं तो गवर्नमेंट के लिए बहुत फायदा ना, क्या एफबीआर को पहली स्टेज पे सारा टैक्स मिल जाता है। पहली स्टेज पे अगर वो रजिस्टर को बेचता है या नहीं बेचता, सही, नथिंग टू डू विद इट। एंड टू एंड क्या होता है, अब उस पूरी सप्लाई चेन के अंदर सारे अनरजिस्टर्ड है तो उनके ऊपर प्राइस प्रिंटेड है, वो चीजें कंटिन्यू हो जाएगी। सही जी। अब somebody is asking something, the tall manufacturers comes under the ambit of the tall, what is the tall manufacturer, क्या होता है जी, सवाल है what is the tall manufacturing? कोई एक्सप्लेन करेगा जी? सॉरी सर, टॉल टैक्स तो सुने, टॉल मैन्युफैक्चरर्स। देखिए एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपने मोल्टी फॉर्म्स सुने होंगे, मोल्टी फॉर्म्स। अब क्या कि एक यूनिट और प्लांट लगा होता है, आप उसको जाके कहते हैं कि मुझे ये स्पेक्स, ये क्वालिटी, ये फीचर्स, ये ड्यूरेशन, क्वालिटी का मैटर्स चाहिए। मैं जाता हूं ए और अपने ब्रांड के साथ इसको सेल कर रहा होता हूं, बी जाता है वो इनसे टॉल मैन्युफैक्चरिंग समबडी एक्चुअली के थर्ड चीजों के अंदर ये चीजें। अच्छा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी से चीजें प्रोड्यूस करते हैं। देखिए अब जो हायर है, हायर क्या कर रहा है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, उनके अपने प्रोडक्शंस नहीं है, वो क्या कर रहा है कि थर्ड पार्टी से प्रोड्यूस करता है, स्पेक्स, क्वालिटीज, क्वांटिटीज को ले लेता है। और अब वो कह रहे हैं कि एम्बेड के अंदर आता है। सर ये भी इंशाल्लाह दिस विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ योर, हमारा आगे जाके इसको पढ़ेंगे तो, लेकिन ये क्योंकि थोड़ी सी चीजें जब हम खोलेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा मैं क्लियर कर दूंगा। तो एम्बेड के अंदर कैसे आते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसी में आती हैं जी। जी सॉरी, आप क्वेश्चन जरा थोड़ा एलैबोरेट करें। सर मैं कह रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इसी तरह ही टोल मैन्युफैक्चरिंग में फॉलो करती हैं। जी चलें, ये हम थोड़ा सा इसका स्कोप को पढ़ेंगे ना आगे, तो मैं थोड़ा टॉपिक पर्पसफुली हमारे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें शामिल हो जाए। आज के जो टॉपिक के अंदर कोई आपको क्वेश्चन हो, रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं, थोड़ी सी ये जो इनकम टैक्स है, देयर इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स, बहुत सी चीजें हमें वहां पे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर नजर आती है। बट एक्चुअली जब हम यहाँ पे आते हैं तो क्योंकि एंड टू एंड ओरिजिनेटर, इंपोर्टर या मैन्युफैक्चर से टिल कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर तक इसकी जो सेक्शन है, जो सप्लाई चेन है, ये थोड़ा सा आप समझ लें कि अनऑर्थोडॉक्स टाइप है, कि मतलब ये नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड या इकोनॉमीज नहीं है कह सकते हैं, और हर जगह पे इनके ऊपर
सर एक सवाल है हमजा नवाज साहब के कि मैंने आई एम एमफिल इन इंग्लिश। सर देखें, आपका बेसिकली इस तरफ रुझान कैसे बना, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। समवन इज नॉट रजिस्टर्ड बट सेलिंग एंड नॉट पेइंग टैक्सेस एंड हाउ कैन वी डील विद देम इफ समवन इज नॉट रजिस्टर्ड। देखिए रजिस्टर्ड अगर वो वैट मोड के अंदर कर रहा है, जी आपका सवाल का जवाब, वैट मोड के अंदर अगर आप वैट मोड की सप्लाई चेन्स के अंदर, वैट मोड के अंदर वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो फर्दर टैक्स चार्ज होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब भी आप सेल करेंगे तो 4% जो है वो एज ए पेनल्टी के तौर पे आप फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे जब हम इसकी स्टेज पे पहुंचेंगे तो मैं आपको ये बता दूं। एक सवाल है कि एम ए इंग्लिश एंड आई वांट टू कंटिन्यू। देखिए एज ए अगर तो आपका कोई फाइनेंसेस का बैकग्राउंड है और ऑलरेडी आप इन चीज़ों को थोड़ी सी ना हो है तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए इन ए सेंस के अगर आपका इंटरेस्ट भी है और आप ऐसे तो एक इमर्जिंग फील्ड भी है और अब सेल टैक्स आप समझ लें कि द हार्ट ऑफ आवर हमारी इकोनॉमी सेल टैक्स जो है ना, पूरा का पूरा बेस ही जो है हमारा सेल टैक्स के ऊपर। ये इसका जो स्पेक्ट्रम है इतना ब्रॉडर है कि आप ये समझ लें कि ये सोने की कान है और इसके अंदर आप जितना भी अर्न कर सकते हैं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर या नहीं, आप नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आप एज ए इमर्जिंग फील्ड है ये, आप इसको नॉलेज को ले सकते हैं और ये सीखना मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखें मैं आपको छोटी सी यूएई की इकोनॉमी की बात करूं तो वहाँ पे इनरोल्ड एजेंट हैं और इनरोल्ड एजेंट हैं यहाँ पे जो हैं, वहाँ पे पब्लिक अकाउंटेंट जो भी हैं, तो उनके पास इतना स्कोप है उनके टैक्सेशन का कि उनके पास हमारे जो मिडिल ईस्ट से लेके इंडियन जो हैं वो उनके टैक्स फाइलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी भी स्टेज पे इनरोल्ड एजेंट की भी बात करें यूएसए के अंदर जो टैक्स प्रिपेयर का काम कर रहे हैं, दे आर नॉट द प्रॉपरली, उनकी अकाउंटिंग और फाइनेंसेस की बैकग्राउंड की उनकी जरूरत नहीं होती, बट दे हैव टू क्लियर सम पेपर्स। तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप एज ए कैरियर के तौर पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपने के साथ कोई टैग नहीं ऐड कर सकते, अदरवाइज अगर आप सर्विसेज देना चाहें तो आप श्योरली आप कर सकते हैं। ये इमर्जिंग फील्ड है और बिजनेस की फील्ड के अंदर ये जो है द मोस्ट, आपने रिसेंट बजट देखा होगा, इस बजट के अंदर आपके जो टैक्सेस का जो और बर्डन एफबीआर ने इसके स्कोप यानी कि उसकी कवरेज को और एक्सपेंड कर दिया, यानी कि दे विल, मैं फाइनेंस डिवीजन के अंदर आपको ले ही चलता हूँ थोड़ा सा इनकी या बजट अगर आप देखें, आप थोड़ा सा तकाबली जायजा है पिछले साल के अकॉर्डिंगली, आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा कि एफबीआर की जो कलेक्शन है इमर्जिंग फील्ड किस तरह से आप टैक्स रेवेन्यूज हैं आपकी टोटल, अगर आपकी टोटल बजट ही आप 19,000 बिलियन का है, अरब का बजट है, उसमें से आपके एफबीआर की कलेक्शन कितनी है 14,131 बिलियन के करीब एफबीआर की। इसी फर्दर सेग्रीगेशन देख लेते हैं, आपको थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा। आप ये देखें डायरेक्ट टैक्सेस की मद में, इनडायरेक्ट की मद के अंदर एफबीआर की कलेक्शन देख लें आप। सो दिस इज ए 26 बजट जो कमिंग ईयर्स के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस की मद में ही इज गोइंग टू कलेक्ट अप्रोक्सीमेटली 7,000 बिलियन के अप्रोक्सीमेटली। और अगर हम इनडायरेक्ट की बात, टैक्स की बात करें, सेल टैक्स, कस्टम एक्साइज के बारे में, तो ये इज मोर देन एक्चुअली डायरेक्ट टैक्सेस। आप डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्ट आपका इनकम टैक्स है ये इसके सेल टैक्स के मुकाबले में 80% का होगा। इसकी विड्थ, इसका स्कोप, मतलब इसका जो लॉज है, उसके सेक्शंस हैं, उनकी शेड्यूल्स हैं, लेकिन कलेक्शन की मत की अगर देखें तो ये, और ये पिछले साल के मुकाबले में देखें आपका ये अप्रोक्सीमेटली 1200 बिलियन से ज्यादा का बजट ये प्रपोज्ड है, इससे ज्यादा ये दे आर गोइंग टू कलेक्ट। हालांकि यहाँ पे भी ये कलेक्शन इसकी बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहा है यहाँ पे पिछले साल, लेकिन इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले में सेल टैक्सेस के अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे इसके ऊपर ही वो इसके स्कोप को ब्रॉडन कर रहा है। मैंने आज आपको ये, क्योंकि ये सारी चीजें क्यों पढ़ाई, मैं आपको थोड़ा, आप शायद, क्योंकि आपको एफबीआर कह रहा है कंटिन्यू इवॉल्विंग फेज के अंदर है, कंटिन्यू इवॉल्व कर रहा है कि वो इन चीजों को एट द एंड दे माइट एवरीवन विल गेट ऑन द सेम पैटर्न, वैट मॉड के अंदर या थर्ड शेड्यूल जिसके अंदर एमआरपी के मॉड में आ जाए। बट क्योंकि ये हमारी जो इंडस्ट्री है, जो लोग हैं इन अनफेमिलियर हैं चीजों के टैक्सेस से, बल्कि उनको लर्न भी नहीं करना चाहते, तो उन्होंने हर स्टेज, हर लेवल के लिए डिफरेंट मॉड के अंदर टैक्स कलेक्शन के उनके सिनेरियोस क्रिएट कर दिए। तो हम कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे ये थर्ड शेड्यूल, 10th शेड्यूल या 13th शेड्यूल, इसके लिए कोई बुक्स वगैरह है? जी श्योर, देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैंने एफबीआर की साइट पे जाऊँ, एफबीआर.gov
gov.pk की साइट पे मैं जाता हूँ। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग। ओके, सबसे पहले अगर हम जाएं तो इसके स्कोप ऑफ वर्क के अंदर आपको ये भी नजर आ जाएगा। पहले ये स्कोप ऑफ वर्क, ऑनलाइन सर्विसेज कौन कौन सी इनकम टैक्स से रिलेटेड है, इसके अंदर ये क्या क्या कस्टम है, नेशनल सेल टैक्स रिटर्न्स हैं, इसके अलावा आप सेल टैक्स देखिए, कस्टम है, इनकम टैक्स है, इसके स्कोप के अंदर जाएं। फर्दर जो अपने इन तमाम चीजों प्रोसीजर्स को देने के लिए बेसिकली ही वी गिव यू द लॉस, एक्ट हैं, ऑर्डिनेंसेस हैं। मैं एक्ट को क्लिक करता हूँ, देखिए ये तमाम चीजें आप इनको तमाम को रेफरेंस कर सकते हैं। देखिए एक्ट बेसिकली क्या है, आपको कोई कानून की तशरीह बयान करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, उसको फर्दर कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो रूल्स हैं। अगर फर्दर क्लैरिटी आपको एक लॉ का पता चला, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, फर्दर क्लैरिटी नहीं है, तो एसआरओ, एफबीआर एसआरओ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स इशू करता है जिसमें फर्दर क्लैरिटी दे देता है, ऑर्डर सर्कुलर। तो बेसिकली मैं इसको, आप इस साइड पे जाएं, आप इनमें से क्लिक करें। आप अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल टैक्स एक्ट, सेल टैक्स के रूल्स हैं तो वो आपको यहां मिल जाएंगे। रूल्स के ऊपर हेडिंग्स दी गई हैं, ये रूल्स हैं, तो सेल टैक्स के रूल्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे आप क्लिक करें, सेल टैक्स एक्ट को क्लिक करें, आपके पास मोस्ट लेटेस्ट सेल्स टैक्स एक्ट जो लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके पास ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, जो जिससे मैं रेफरेंस के तौर पे ले रहा था। आप जब इसको खोलेंगे, इसके अंदर जो कानून है वो इसी तरह से लिखा गया है, चैप्टर वाइज, उसके डिवीजन वाइज, पार्ट वाइज, और उसके अंदर सेक्शंस हैं। ये चैप्टर्स हैं, ये इनके सेक्शंस हैं, इनके अंदर सब सेक्शन या क्लासेस हो सकती हैं। फिर एंड पे इसको खूबसूरत, और ताकि आपको समझ आ सके कि मुझे अगर टैक्स का रेट लेना है तो कैसे लेंगे। तो जब भी हम कोई टैक्स का रेट लेंगे तो हम इनके शेड्यूल्स को देखेंगे। आपका फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल ओमिट हो चुका है। थर्ड शेड्यूल का जो है आपका, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आपको लगेगा थर्ड शेड्यूल के बारे में कौन से एमआरपी, जो रिटेल प्राइसेस जिनके ऊपर प्रिंटेड है, कौन कौन सी आइटम होती हैं, जैसे फूड जूस, वेजिटेबल्स जूसेस हैं, ये आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। हम दोबारा चलते हैं, वापस मैं आपको उसी जगह पे लेके चलता हूँ। आपको फर्दर, अगर आपको फर्दर इसके अलावा जैसे एसआरओ कि आपको लास्ट में फर्दर क्लैरिटी की चाहिए होती है किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, तो एफबीआर टाइम टू टाइम उसके ऊपर कैसे वो चीज इंप्लीमेंट करेगा, कैसे वो डायरेक्शंस देगा, वो डायरेक्शंस देता है एसआरओ के तहत। ये जब हम साथ साथ कोर्स कवर करेंगे इंशाल्लाह, वी विल आल्सो कवर दिस पार्ट कॉम्प्रिहेंसिवली। इसके बाद अगर हम थैंक यू बात सर। करें तो कानून को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ सर मेरा एक सवाल था। जी सर। सर इसमें जब आप ये दिखा रहे थे कि हम कहाँ पर से ये डाउनलोड कर सकते हैं, तो बीच में फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आया था। जी जी, सेल्स टैक्स में और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में, दोनों में क्या डिफरेंस है सर? क्योंकि मेरा देखिए ख्याल है दोनों का रिटर्न तो हम सेम उसी में करते हैं, सेल्स टैक्स वाले में। देखिए स्कोप की बात है ना। देखिए अगर आप, मैं बताता हूँ, देखिए अगर मैं इसको जितना मर्जी ब्रॉडर करता हूँ, इंपोर्टर्स हैं, इंपोर्टेड पे अगर आप एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज कहाँ पे करते हैं, दे आर स्पेसिफिक गुड्स। तो हम क्या होते हैं कि हमने आज एक बेसिक फाउंडेशन को चेक किया, फाउंडेशन हमने खड़ी की, हमने पहली बुनियादी चीजों को समझा कि क्या है। अब ऐसा है कि हम, अगर मैं इसके विंग्स को फैला दूंगा तो शायद आपके लिए बहुत कम्प्लेक्स हो जाए। देखिए मेरे इस कोर्स के पार्ट के अंदर कवर एवरीथिंग, कहाँ इनकम टैक्स कहाँ कम इनटू प्ले, एक्साइज ड्यूटी कहाँ कम इनटू प्ले, तो मैं उस जगह पे लेके आपको करूंगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे जितने किन लोगों को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक स्कोप को बयान कर दिया। तो अब आगे भी इंशाल्लाह जब वो चीज आएगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज कर देगी आपको अगर मैं उसको खोल लूंगा, दैट उसको प्रोलॉन्ग कर देगा। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, दिस कोर्स विल कवर ईच एंड एवरी। ओके सर, ठीक है। दिस कोर्स नॉट ओनली कवर आपका बुनियादी कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट, आपकी कंप्लायंस, लिटिगेशन की बात नहीं करता, आपकी कंप्लायंसेस को, एवरीथिंग विल कवर्ड कंप्रीहेंसिवली। आपके हर क्वेश्चंस को विद द टाइम आपको इसका आंसर भी मिलेगा। चलें जी, इस आज का हम सेशन आज क्लोज करते हैं। हमारी जो क्लासेस होंगी दैट विल बी ऑन सैटरडे संडे, द टाइमिंग विल बी शेयर विद यू। ये क्लास सर एक से कुछ क्लैरिफिकेशंस वगैरह, अगर अभी जैसे आप कह रहे थे लास्ट में बात। जी 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 बोलें। हेलो जी जी, आई एम लिसनिंग, आप प्लीज आप कंटिन्यू करें। सर, मैं कह था ऐसा ना हो कि अभी आप क्लास, ऐसा ना हो कि आप क्लास खत्म कर दें, लीव कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरा पूछनी थी मैंने अभी। जी जी पूछिए। सर जब हम सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करते हैं, मैं एक्चुअली काफी अर्से से ये कर रहा हूँ
तकरीबन काफी टाइम से मैं ये वाला सारा काम कर रहा हूँ। मुझे कुछ चीजों में कॉम्प्लिकेशन आती हैं, प्रॉब्लम आती है, तो ओके उसके लिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला कोर्स आप लोगों से कर लूँ। सबसे पहली बात ये है सर कि आपको पता है विद होल्डिंग एजेंट हमेशा 1/5 आपका सेल्स टैक्स काटते हैं, वो जमा कराते हैं, और 4 इससे आपका जो रिटेलर है, आपका जो भी क्लाइंट है, मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, उसने जमा करा लें। राइट जी सर? जी 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 जी, तो सर मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसे हो रहा है कि उनके जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो उनको कहते हैं कि आप क्योंकि प्री नॉन टैक्स सेलर हैं तो नंबर्स। इसलिए आपका हमने पूरे का पूरा टैक्स काट के जमा करा दिया। अब जब मैं उसको रिटर्न में फाइल करने की दफा जाता हूँ, वहां पे सर ऑटोमेटिकली वो उसको कर देता है कि जी 1/5 उसने काटा है गवर्नमेंट ने, और बाकी 4 से आप जमा कराएं, हालांकि पूरे का पूरा जमा करा दिया गवर्नमेंट ने या उन्होंने काट लिए। तो मैं ओके एक तो इस मसले से मैं निपटना चाहता हूँ, मेरे अच्छा साथ जी सर काफी सारे क्लाइंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है। जी जी मैं इन चीज़ों को मैं आगे एड्रेस करूँ, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा शेयर कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर। आप ये देखें, ये शेड्यूल नंबर आपने शेड्यूल 11 शेड्यूल को देखा है? इसमें नो सर, अभी तक नहीं देखा। नहीं देखे आप, देखें दिस इज द प्रॉब्लम। देखिए कंपनीज किस केसेस के अंदर 1/5 ऑफ द सेल टैक्स विल कंपनीज विदहेल्ड करेगी, 1/5 1/10 किस केसेस के अंदर 100%। 100% कैसे, किन केसेस के अंदर कंपनी, गवर्नमेंट या कंपनीज, मैं मेरी ये स्कोप के अंदर शामिल है। और ये मैं बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग इसलिए कवर करता हूं कि हम ना बहुत से इसके पैटर्न जो चीजें हैं वो छोड़ देते हैं। मैं पूरा प्रोसेस हमने इसलिए स्टार्ट किया कि वो तमाम अनॉमलीज या जो चीजें आपके विजन से बाहर रह गई वो कहाँ एड्रेस होती हैं। इसी तरह आप देख लें 80% भी आपको विदल्ट कर लेगा, 100% भी विदल्ट कर सकता है किन केसेस के अंदर। तो ये फिर लंबा एक टॉपिक हो जाएगा, फर्दर क्लास बहुत बड़ी एक्सपैंड हो जाएगी। तो रेस्ट एश्योर कि हम एक एक शेड्यूल नहीं को सर, डिस्कस करें। जी सर जी आपकी बात ठीक है कि वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये क्लियरिटी करना चाह रहा हूँ कि अगर जी ये कोर्स मैं आप लोगों से भी आगे पढ़ता हूँ, जैसे कि आज तो सिर्फ डेमो क्लास थी ना, जी तो जी ये जो बात है जिसमें गवर्नमेंट वाले नॉन एक्टिव सप्लायर का पूरा टैक्स काट रहे हैं, क्या जी जी ये देखो रिटर्न के अंदर आप हमें इसको रिटर्न फाइल करना सिखाएंगे, सर, जो चीज आप जिसके अंदर करेंगे, पूरा 100% आप यानी कि वो जमा करवाएं? देखिए जी चले, ये आवाज म्यूट करने के लिए देखें, मेरे स्कोप के अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रैक्टिकली हर क्वेश्चन, मेरे पास मल्टीपल हमारे क्लाइंट्स, मल्टीपल क्लाइंट डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट लोग हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि कोई चीज प्रैक्टिकली रह ना जाए। रेस्ट श्योर के ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन योर कोर्स, और ये इसका पार्ट होगा इंशाल्लाह। आप ये बेफिक्र हो जाएं। मैंने क्योंकि आपको जो छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट किया है और अल्टीमेटली हम इसको जब क्लोज करेंगे, और ये हमारा आपके साथ कनेक्शन है ना, मैं एक और चीज आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ फॉर एवरीबॉडी। मैं आपको बता देता हूँ सर, हम मेरा कोर्स खत्म होने के बाद जो कनेक्शन है वो आपसे खत्म नहीं होगा, ठीक है। मेरा आपके साथ कांटेक्ट, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी इंशाल्लाह आपके साथ इन टच रहेंगे। आपको कोई भी कहीं पे भी इश्यूज आते हैं, यू कैन ओपनली डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई मैसेज लीव कर सकते हैं। हम ये क्लासेस खत्म होने के बाद भी फ्यूचर के अंदर एनी टाइम, अगर ग्रुप में से 4 लोग हैं वो किसी खास सिनेरियोज के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं, तो आई विल डिस्कवर ईच एंड एवरीथिंग। ये चीजें मैं आपको पहले से बता। दूसरा, हमारी एलएमएस की एक्सेस आपके पास होगी, दैट विल बी फॉर मोर देन 5 to 6 मंथ। तो आप दोबारा से क्वेश्चन आप इन टॉपिक या लेक्चर को रिपीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। दरम्यान में ये सारी चीजें इंशाल्लाह कवर होंगी इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहो। ओके सर, 2 चीजें मजीद हैं। एक तो मैं आपसे इंशाल्लाह, आपका नंबर मौजूद है, आपसे व्हाट्सएप पे मैं उस पर बात कर लूंगा। और सेकंड चीज ये सर, ये जो आपने एक्सेल की फाइल बनाई हुई है, जी जी मुझे काइंडली, क्या आप ये हमें भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? ये सब आपका रिसोर्स पहले ही बता रहा हूं। एक तो पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की शक्ल में मिलेगा। देखिए कुछ पहले जी सर। इनिशियल स्टेज पे ये चीजें शेयर नहीं हो रही थी लोगों को, लेकिन अब फ्रॉम नाउ पॉसिबली फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बाद विल एक्चुअली शेयर ऑल द थिंग्स। आपको जो भी चीज चाहिए, सर मुझे ये आपकी पूरी शीट्स चाहिए, मुझे ये कैसे मैं रेफरेंस ले सकता हूँ, जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके से रिलेटेड मैं तमाम एक्सेल की जी शीटें जी, आपके साथ शेयर कर दूंगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो जी इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट क्लास, आपका कोऑर्डिनेटर जो हैं, जो लोग चले गए या लोग अभी मौजूद हैं, उनको मैंने बता दिया, और क्लास विल बी ऑन सैटरडे संडे, ठीक है। और टाइम शेड्यूल विल बी शेयर विद यू, और ये तकरीबन हमारी कोर्स की तमाम डिटेल्स इसके अंदर
जो है वो वक्त से पहले ही शेयर कर दी जाए। बाकी आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको अगर लेक्चर के अंदर चीज़ें पसंद आई हैं तो प्लीज़ कोई मैसेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है, रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। दैट विल बी काइंड ऑफ एप्रिशिएशन फॉर मी कि आपको मुझे चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी, ऑनेस्टली अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ उसको कर सकते एक्सक्यूज मी हैं। सर, ये जो आपका सियालकोट कैंपस है इसमें आप ही पढ़ाएंगे या कोई और बंदा पढ़ाएगा? सर पहली गो के अंदर तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो पॉसिबली फ्यूचर के अंदर अगर समवन एल्स कोई और रिक्वायर्ड हुआ तो फिर उस केस के अंदर, लेकिन पहले जो बैच है, जो अगला जो बैच है आप पिंडी वाले पॉइंट पे होंगे? नहीं, मैं वहाँ फिजिकली भी अवेलेबल होता हूँ। लाहौर के अंदर भी हमारा एक सेटअप हो रहा है, लेकिन सियालकोट और रावलपिंडी के अंदर मैं ही पढ़ा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं गुजरांवाला से हूँ, मैं कहता हूँ अगर फिजिकली क्लास हो जाए तो गुजरांवाला के नजदीक सियालकोट ही पड़ता है। श्योर, कोई मसला नहीं। अगर आप आना चाहें तो आई विल अप्रिशिएट कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आएंगे, तो हमारे लिए आप स्पेशल स्टूडेंट हो जाएंगे। स्पेशल स्टूडेंट मीन कि समबडी ट्रैवल करता है, नॉलेज के लिए करता है, तो आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर समबडी कि जो बंदा इतना ट्रैवल करके आए। तो अगर आप करना चाहें जी तो वी ऑलवेज वेलकम, और ना सिर्फ वेलकम बल्कि यू कैन, हमेशा से जो मेरे स्टूडेंट हैं वो देयर विल बी द पार्ट ऑफ हमारे फ्यूचर, जो हमारी होंगी चीज़ें, आप कोलैबोरेशन भी हो सकती है फ्यूचर के अंदर, तो उसी चीज़ें हम आपके साथ मिलकर भी कर रहे हैं। जी, ठीक हो गया सर। तो फीस फाइनली यही होगी या कुछ इसमें कंसेशन है? आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें कोऑर्डिनेटर्स के साथ, पॉसिबली मैंने उनको कहा है अगर थोड़ा सा लेवरेज दे दें, अगर इंटरेस्ट वगैरह चीज़ें हैं तो इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम। आप जी थोड़ा ठीक। सा अप्रिसिएशन मेरे साथ ये है कि लोगों, मुझे अच्छे लोगों के क्वेश्चंस चाहिए। आगे जब जब हम टॉपिक्स जी को जी कवर करें तो इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए कि मतलब दैट कभी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस ना हो, मतलब किसी भी इंडस्ट्री से हो, तो ताकि एक क्लास की जो है चीज़ें है ना, स्कोप बहुत बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह चले जी, इंशाल्लाह सी यू इंशाल्लाह जी, ठीक सैटरडे है। सैटरडे, ठीक है जी। आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अगर आप डिस्कस करें तो आप मुझे मुझे ग्रुप पे मैसेज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।